सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वेबिनार। आज का जो वेबिनार है उसका थीम इज डेटा साइंस एंड क्रेडिट रिस्क। काफी सारे लोग हैं जो डेटा साइंस से स्विच करना चाहते हैं क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग स्पेस में, बट उनको कंफ्यूजन रहता है कि उनका जो करंट नॉलेज है, करंट एक्सपीरियंस है, क्या वो रेलेवेंट है टू स्विच इनटू द क्रेडिट रिस्क स्पेस और नॉट। मतलब आपको मशीन लर्निंग का आइडिया है, आपको डेटा साइंस का आइडिया है, आपको पाइथन आता है, तो क्या आप क्रेडिट रिस्क में स्विच कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स है। तो द आंसर इज यस एंड नो। मैं दोनों आंसर दूंगा, यस एंड नो। यस क्यों? बिकॉज आपका जो नॉलेज है दैट इज टोटली रेलिवेंट। क्रेडिट रिस्क के अंदर भी आपको एनालिटिक्स ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू हैव डोमेन एक्सपर्टीज एज वेल। आपको क्रेडिट रिस्क का आइडिया भी होना चाहिए। अगर आप जेनरिक डेटा साइंस के बेसिस पे क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग के रोल्स के लिए अप्लाई करेंगे, यू मे नॉट बी एबल टू क्लियर द इंटरव्यूज, राइट। तो आज का जो वेबिनार है उसमें आई विल गिव यू अ वॉक थ्रू कि क्रेडिट रिस्क मॉडल्स कैसे अलग होते हैं आपके डेटा साइंस मॉडल से, राइट, कैसे अलग होते हैं। दैट वॉक थ्रू आई विल गिव इन टुडेज वेबिनार। तो एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सपोज एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको एक टास्क दिया गया है कि आपको एम्प्लॉइज को क्लासिफाई करना है एज एट्रिशन एम्प्लॉइज एंड नॉन एट्रिशन एम्प्लॉइज। मतलब एम्प्लॉइज जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे एंड एम्प्लॉइज जो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ के जाएंगे, एट्रिशन एंड नॉन एट्रिशन। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट आपका पहला स्टेप क्या होगा? आपको करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जो करंट एम्प्लॉइज है आपको उनको क्लासिफाई करना है कि वो एट्रिशन एम्प्लॉइज होने वाले हैं या वो नॉन एट्रिशन एम्प्लॉइज होने वाले हैं। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? एनी गेसेस? व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप एज अ डेटा साइंटिस्ट? आप क्या करोगे? हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट करोगे। अलग अलग एम्प्लॉइज का डेटा कलेक्ट करोगे। एम्प्लॉइज का सैलरी क्या है, उनका एज क्या है, उनका वर्किंग आवर्स क्या है, ठीक है, उनका जेंडर क्या है, उनके ट्रेनिंग आवर्स कितने हैं, उनके मैनेजर का क्वालिफिकेशन क्या है, राइट। उसके अलावा उनका घर कितना दूर है ऑफिस से, उनका मैरिटल स्टेटस क्या है। एंड आपके पास एक आउटकम वेरिएबल भी होगा कि वो पर्टिकुलर इंप्लॉय छोड़ के गया है कि नहीं छोड़ के गया। रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल डेटा। तो हिस्टोरिकल डेटा में तो आपके पास आउटकम वेरिएबल भी होगा कि एक एम्प्लॉय छोड़ के गया है कि छोड़ के नहीं गया, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे? आपको डेटा मिल गया। कैन एनीवन टेल मी, कोई अगर डेटा साइंस में काम कर रहा है, डेटा मिलने के बाद आपका पहला स्टेप क्या होता है? डेटा मिलने के बाद आपको डेटा मिल गया एम्प्लॉइज का एंड आउटकम वेरिएबल, कौन से एम्प्लॉइज छोड़ के गए हैं, कौन से नहीं छोड़ के गए। आप डेटा को क्लीन करोगे। तो आप डेटा में मिसिंग वैल्यू का ट्रीटमेंट करोगे, कैटेगोरिकल एनकोडिंग करोगे, आउटलायर इंजीनियरिंग करोगे, डेटा में स्केलिंग करोगे, मतलब इन शॉर्ट डेटा को क्लीन करोगे। डेटा को क्लीन करने के बाद आपका जब डेटा रेडी हो जाएगा, आप उसके ऊपर कोई ना कोई क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम लगाओगे। कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम? क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स के कोई एग्जांपल दे सकता है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, राइट, रैंडम फॉरेस्ट। आप कोई ना कोई क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज करोगे। लेट्स टॉक अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, राइट। ये वेबिनार मैं डेटा साइंस की थीम के साथ ले रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रिज्यूम कर रहा हूं। थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रिज्यूम कर रहा हूं कि यस यू नो डेटा साइंस एंड अब आप क्रेडिट रिस्क में स्विच करना चाह रहे हो। तो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन करोगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको क्या देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट्रिशन देगा। क्या देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट्रिशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट्रिशन से पहले वो आपको एक रिलेशनशिप देगा बिटवीन एक्स एंड वाई। ये जो मेरा एक्स था ना, वेरिएबल्स क्या क्या, एज, इनकम, वर्किंग आवर्स क्या है, ओवर टाइम कितना करना पड़ता है, आपका घर कितना दूर है, डिस्टेंस, राइट, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, आपका जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, और आपका जो आउटकम वेरिएबल था कि एक एम्प्लॉय छोड़ के गया है कि छोड़ के नहीं गया, आप उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे। एंड वो रिलेशनशिप को यूज करके यू विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट्रिशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट्रिशन अगर मिल गया तो उसके बाद क्लासिफिकेशन इजी है। जिस एम्प्लॉय का प्रोबेबिलिटी ऑफ एट्रिशन हाई है, प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करेगा? 0 to 1। तो जिसका प्रोबेबिलिटी हाई है, से अबव 50%, उसको आप बोलोगे एज पोटेंशियल एट्रिशन एम्प्लॉय, कि इसका छोड़ने का चांस है। एंड जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एट्रिशन लो है उसको आप बोलोगे नॉन एट्रिशन एम्प्लॉय। करेंगे क्या इसका? अल्टीमेटली आपको डेटा साइंस करने के बाद, मॉडल्स बनाने के बाद उसको यूज करना है डिसीजन मेकिंग में।
राइट। तो डिसीजन मेकिंग में आप कैसे यूज करोगे, एचआर जो है वो स्टडी करेगा कि किन फैक्टर्स के कारण लोग छोड़ के जा रहे हैं, एंड देन उन फैक्टर्स के ऊपर काम किया जाएगा, एंड जिन एम्प्लॉय का एट्रिशन प्रोबेबिलिटीज हाई, उनको रिटेन करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से आप डेटा लोगे, डेटा को क्लीन करोगे, मॉडल डेवलप करोगे, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे एंड क्लासिफिकेशन करोगे, एंड देन उसके बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करोगे, राइट। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया। उसी तरह से सपोज आपको क्रेडिट रिस्क में मॉडल्स बनाने हैं, तो आपका टास्क क्या है, आपको बोरोवर को क्लासिफाई करना है एज डिफॉल्टिंग और नॉन डिफॉल्टिंग। आपको बोरोवर को क्लासिफाई करना है एज डिफॉल्टिंग, नॉन डिफॉल्टिंग। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट आप सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा लोगे लोन्स का। तो आप बहुत सारे लोन्स का डेटा लेते हो, उसमें जो बोरोवर है उनका एज क्या है, उनका इनकम क्या है, उनका ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, उनका ईयर्स ऑफ एजुकेशन क्या है, उनका डेट इनकम रेशो क्या है, राइट, खुद का घर है कि नहीं। ऐसे सारे बोरोवर कैरेक्टरिस्टिक्स को आप इकट्ठा करोगे, और आपके पास एक आउटकम वेरिएबल भी होगा कि डिफॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ, राइट। उस बोरोवर ने डिफॉल्ट किया कि नहीं, आपके पास एक आउटकम वेरिएबल भी होगा। आप अल्टीमेटली क्या करोगे, एक मॉडल बनाओगे, जैसे आपने अभी इंप्लॉय एट्रिशन के लिए बनाया। आपको मिलेगा क्या रिजल्ट, आपको रिलेशनशिप्स मिलेंगे, उसके बेसिस पे यू विल कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। क्या कंप्यूट करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। एंड हम लोग जनरली क्रेडिट रिस्क में खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट नहीं निकालते, हम लोग क्रेडिट स्कोर्स भी निकालते हैं। क्रेडिट स्कोर्स निकालते हैं, आपने सुना होगा फाइको स्कोर, सिबिल स्कोर। तो जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट लो है उसका क्रेडिट स्कोर हाई होगा, जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हाई है उसका क्रेडिट स्कोर लो होगा। हम लोग क्रेडिट रिस्क में खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट नहीं निकालते, हम लोग क्रेडिट स्कोर्स भी निकालते हैं। तो जिसका पीडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लो है उसका क्रेडिट स्कोर हाई होगा, जिसका पीडी हाई है उसका क्रेडिट स्कोर लो होगा। एंड देन आप क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे कि जिसका पीडी हाई है वो डिफॉल्टिंग कस्टमर है, जिसका पीडी हाई है वो डिफॉल्टिंग कस्टमर है, शायद मैं उसको लोन नहीं देना चाहूंगा। एंड जिसका पीडी लो है वो पोटेंशियली नॉन डिफॉल्टिंग कस्टमर है, मैं उसको लोन देना चाहूंगा, राइट। दिस इज द कंटेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इस मॉडल का मैं आपको वॉक थ्रू दूंगा एंड आपको दिखाऊंगा कैसे नॉर्मल डेटा साइंस मॉडल से अलग होते हैं हमारे क्रेडिट रिस्क के मॉडल्स, एंड क्यों आपको क्रेडिट रिस्क का डोमेन नॉलेज होना जरूरी है टू अप्लाई इन क्रेडिट रिस्क रोल्स, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप डेटा डिजाइन करोगे। डेटा डिजाइन करोगे, यहां पे आपको अलग अलग स्नैपशॉट्स दिख रहे होंगे, अलग अलग स्नैपशॉट्स, और आपको एक ग्रे एरिया दिख रहा होगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोरोवर्स का डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम लोन्स ओरिजिनेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। आपका अलग अलग टाइम पे लोन्स ओरिजिनेट हुए, मैं वो डेटा को मिक्स करूंगा। कुछ लोन्स ओरिजिनेट हुए होंगे 2018 क्वार्टर 1 में, कुछ लोन्स ओरिजिनेट हुए होंगे 2018 क्वार्टर 4 में। तो मैं अलग अलग विंटेजेस, इसको बोलते हैं विंटेजेस, राइट, कब लोन ओरिजिनेट हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम कलेक्टिंग डेटा ऑफ लोन्स ओरिजिनेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। वो आपको ये रेड बॉक्सेस में दिख रहा होगा। एंड वहां से एक सर्टेन टाइम के अंदर, वहां से एक सर्टेन टाइम के अंदर हम लोग चेक करेंगे कौन से लोन्स डिफॉल्ट किए, कौन से डिफॉल्ट नहीं किए, कौन से डिफॉल्ट किए, कौन से डिफॉल्ट नहीं किए। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, हिस्टोरिकल डेटा की। हिस्टोरिकल डेटा में आप क्या करोगे, आप अलग अलग टाइम से डेटा कलेक्ट करोगे, मतलब डिफरेंट विंटेजेस। फॉर एग्जांपल एक लोन ओरिजिनेट हुआ है 2018 क्वार्टर 1 में, एक लोन ओरिजिनेट हुआ है 2018 क्वार्टर 4 में। तो यू विल कलेक्ट डेटा ऑफ लोन्स ओरिजिनेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, राइट, उसको हम लोग विंटेज बोलते हैं। एंड वहां से एक सर्टेन टाइम के अंदर हम लोग चेक करेंगे कौन से लोन्स डिफॉल्ट किए, कौन से लोन्स डिफॉल्ट नहीं किए। इस तरीके से मुझे डेटा रेडी करना है। बट यहां पर जो मेरा आउटकम वेरिएबल है ना, कौन से लोन्स डिफॉल्ट किए, कौन से लोन्स डिफॉल्ट नहीं किए, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। एट्रीशन वाले एग्जांपल में तो कोई ट्रिकीनेस है ही नहीं। जो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, ठीक है, उसका एट्रीशन स्टेटस इज 1। जो एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया उसका एट्रीशन स्टेटस इज 0। एज सिंपल एज दैट। यहां पे इतना सिंपल नहीं है। आपको टैग करना है कि कौन से एम्प्लॉइज डिफॉल्ट किए, कौन से एम्प्लॉइज डिफॉल्ट नहीं किए। तो आपको डिफॉल्ट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। नाउ फॉर एग्जांपल आपका 31 मई को ईएमआई ड्यू है,
अगर आप 31 मई को पेमेंट नहीं करते देन यू आर कॉल्ड अ डेलिंक्वेंट अकाउंट। आपको क्या बोला जाता है? डेलिंक्वेंट अकाउंट, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको बोला जाएगा डेलिंक्वेंट अकाउंट। अगर आप 10 डेज तक पेमेंट नहीं करते तो यू आर 10 डेज डेलिंक्वेंट, राइट? यू आर 10 डेज डेलिंक्वेंट। अगर आप 30 डेज तक पेमेंट नहीं करते तो यू आर 30 डेज डेलिंक्वेंट। अगर आप 60 डेज तक पेमेंट नहीं करते यू आर 60 डेज डेलिंक्वेंट। अगर आप 90 डेज तक पेमेंट नहीं करते यू आर 90 डेज डेलिंक्वेंट, राइट? अगर आप 120 डेज तक पेमेंट नहीं करते यू आर 120 डेज डेलिंक्वेंट। इसको 30 डीपीडी 60 डीपीडी डेज पास्ट ड्यू भी बोलते हैं, कि आपका ईएमआई कब ड्यू हुआ था उससे कितने दिन पास हो चुके हैं। 30 डेज पास्ट ड्यू, 60 डेज पास्ट ड्यू, 90 डेज पास्ट ड्यू, 120 डेज पास्ट ड्यू। हम लोग जनरली डिफॉल्ट स्टेटस जो है ना वो डेज पास्ट ड्यू के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मैं 30 डीपीडी को डिफॉल्टर बोलूं, मतलब जिसने 30 डेज से पेमेंट नहीं किया उसको डिफॉल्टर बोलूं, या मैं 60 डीपीडी को डिफॉल्टर बोलूं, या मैं 90 डीपीडी को डिफॉल्टर बोलूं, या मैं 120 डीपीडी को डिफॉल्टर बोलूं? तो बेसिकली आपको ऐसा डीपीडी बकेट लेना है जहां से अकाउंट का क्योर होने का चांस इज वेरी लो, मतलब वो वापस से पे नहीं करेगा, क्योर नहीं होगा, सुधरेगा नहीं, वहां से उसके डाउनग्रेड होने के चांसेस हाई है। डाउनग्रेड मतलब वो बर्बाद होगा और 30 दिन पेमेंट नहीं करेगा। तो अपने को ऐसा बकेट चूज करना है जहां से क्योर होने के चांसेस लो हैं, सुधरने के चांसेस लो हैं, पेमेंट आने के चांसेस लो हैं, एंड जहां से और बर्बाद होने के चांसेस हाई है। इसके लिए हम लोग क्रेडिट रिस्क के अंदर एक एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड रोल रेट एनालिसिस। क्या बोलते हैं उसको? रोल रेट एनालिसिस। नाम से पता लग रहा है रोल रेट्स। तो आपको देखना है कितने अकाउंट्स हैं जो 30 डीपीडी से 60 डीपीडी में रोल हुए। रोल हुए मतलब जिन्होंने 30 डीपीडी तक पेमेंट नहीं किया था एंड अगेन और 30 डेज पेमेंट नहीं किया तो वो लोग 60 डीपीडी में फॉल कर गए। कितने अकाउंट है जो 30 डीपीडी में से 60 डीपीडी में रोल हुए? तो यहां आपको दिख रहा होगा फ्रॉम D30 टू D60। तो ऑलमोस्ट 25% अकाउंट्स है जो 30 डीपीडी से रोल हो गए टू 60 डीपीडी। देन ऑलमोस्ट 50% अकाउंट्स हैं जो रोल हो गए फ्रॉम 60 डीपीडी टू 90 डीपीडी। 50% अकाउंट्स हैं जो रोल हुए हैं फ्रॉम 60 डीपीडी टू 90 डीपीडी। एंड अराउंड 75% अकाउंट्स हैं जो रोल हुए फ्रॉम 90 डीपीडी टू 120 डीपीडी। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा आपके 75% अकाउंट्स हैं जो रोल हुए फ्रॉम 90 डीपीडी टू 120 डीपीडी। इसका मतलब अगर कोई 90 डीपीडी में फॉल करता है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो आगे और खराब ही होगा, वो 120 डीपीडी तक पेमेंट नहीं करेगा, वो क्योर नहीं होने वाला। तो वी कैन टैग आवर डिफॉल्ट स्टेटस बेस्ड ऑन 90 डीपीडी। मतलब मैंने एक अकाउंट ओरिजिनेट किया, मैंने एक लोन ओरिजिनेट किया, उसके बाद अगर कभी भी एक अकाउंट ने, एक बोरोवर ने 90 डेज तक अपना ईएमआई पे नहीं किया तो मैं उसको डिफॉल्टर मार्क कर दूंगा। एट्रीशन में इतना डिफिकल्ट नहीं था, राइट? एट्रीशन में आपके पास सिंपल था, जो लोग छोड़ के गए उनका एट्रीशन स्टेटस इज 1, जो लोग छोड़ के नहीं गए उनका एट्रीशन स्टेटस इज 0। यहां थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज आपको डिफॉल्ट स्टेटस मार्क करना होगा बेस्ड ऑन रोल रेट एनालिसिस। तो जिस बकेट से आगे जाने का चांस इज वेरी हाई, मतलब बर्बाद होने का चांस हायर है, डाउनग्रेड होने का चांस हायर है, देन क्योर। क्योर मतलब 60 डीपीडी था, 90 डीपीडी था और वहां से पेमेंट करना, तो पेमेंट करने का चांस बहुत कम है, आगे रोल होने का चांस ज्यादा है, तो उस डीपीडी बकेट को मैं डिफॉल्ट स्टेटस मार्क कर दूंगा। तो आज के बाद मैं देखूंगा कि कौन से अकाउंट्स 90 डेज तक पेमेंट नहीं करते, तो दैट विल बी माय डिफॉल्ट डेफिनेशन। दैट विल बी माय डिफॉल्ट डेफिनेशन। क्या किया मैंने इसके लिए? रोल रेट एनालिसिस किया। दिस इज कॉल्ड रोल रेट एनालिसिस। इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये प्रेजेंटेशन में सबके साथ शेयर करूंगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 30 से 60 का रोल रेट है 25%, मतलब 25% अकाउंट्स 30 से 60 के बकेट में जाते हैं। अराउंड 50% अकाउंट्स रोल करते हैं फ्रॉम 60 DPD to 90 DPD, but around 75% of accounts roll from 90 DPD to 120 DPD। मतलब 90 DPD वाला जनरली सुधरता नहीं है, वो पेमेंट नहीं करेगा, वो और खराबी होगा, 120 DPD में हो जाएगा।
तो इसका मतलब उसके क्योर होने का चांस इज वेरी लो, तो आई विल मार्क डिफॉल्ट स्टेटस फॉर अकाउंट्स विच आर 90 DPD, राइट। सेकेंडली, आपको एक परफॉर्मेंस विंडो लेके चलना है। परफॉर्मेंस विंडो, मैंने आपको कहा था आप डेटा कलेक्ट करोगे ऑफ लोन्स ओरिजिनेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, एंड वहां से चेक करोगे एक सर्टेन टाइम के अंदर कितने लोग 90 DPD हुए हैं। सर्टेन टाइम के अंदर कितने लोग 90 DPD हुए हैं। जो 90 DPD हुए हैं उनको मैं स्टेटस मार्क करूंगा 1 डिफॉल्टिंग, जो 90 DPD नहीं हुए उनका मैं स्टेटस मार्क करूंगा 0, दैट इज नॉन डिफॉल्टिंग, राइट। बट ये परफॉर्मेंस विंडो आप कैसे चूज करोगे? सपोज आपका ओवरऑल डिफॉल्ट रेट है 20%, मतलब एक लोन ओरिजिनेट होने के बाद ऑन एन एवरेज, राइट, 20% लोन्स डिफॉल्ट करते हैं, राइट। जैसे ही आप लोन ओरिजिनेट करते हो उसके बाद पूरे लाइफ साइकिल में 20% लोन्स डिफॉल्ट करते हैं। बट आप देखते हो कि यार 36 मंथ्स के अंदर या 24 मंथ्स के अंदर मोटा मोटी 17-18% डिफॉल्टर्स हमें मिल जाते हैं। मतलब जिसको डिफॉल्ट कर रहे हैं ना, वो 24 महीने के अंदर या 36 महीने के अंदर डिफॉल्ट कर देता है, राइट। वो जो बाकी 2-3% रह गया, ठीक है, वो 50 महीने बाद, 60 महीने बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद डिफॉल्ट करते हैं। बट जिनको मोस्टली डिफॉल्ट करना था ना, वो 36 मंथ्स के अंदर या 24 मंथ्स के अंदर डिफॉल्ट कर देते हैं। तो आई विल कंसिडर माय परफॉर्मेंस विंडो टू बी 24 मंथ्स और 36 मंथ्स। हम लोग प्रैक्टिकली इसके लिए एक मेट्रिक यूज करते हैं कॉल्ड एज विंटेज एनालिसिस। विंटेज एनालिसिस में मैं क्या करता हूं, मैं क्यूमुलेटिव डिफॉल्ट रेट्स को प्लॉट करूंगा विद मंथ ऑन बुक्स। क्यूमुलेटिव डिफॉल्ट रेट्स को प्लॉट करूंगा विद मंथ ऑन बुक्स। मैं चेक करूंगा कि यार कितने महीने में ऑलमोस्ट जिनको डिफॉल्ट करना था वो डिफॉल्ट कर चुके हैं, मतलब आपका कर्व फ्लैट हो गया है। तो सपोज मैं बोल रहा हूं आपका ओवरऑल डिफॉल्ट रेट है 20%, और आपको दिखता है कि यार 36 महीने के अंदर जिसको डिफॉल्ट करना था ना वो डिफॉल्ट कर दिया। अब जो बचा कुछ है वो बहुत लेट डिफॉल्ट करेंगे, तो मोस्टली जिनको डिफॉल्ट करना था उन्होंने 36 मंथ्स में डिफॉल्ट कर दिया। तो आई विल टेक अ परफॉर्मेंस विंडो ऑफ 36 मंथ्स। आई विल टेक अ परफॉर्मेंस विंडो ऑफ 36 मंथ्स। अगर मैं परफॉर्मेंस विंडो छोटा ले लूंगा, सपोज 5 महीने, तो 5 महीने में तो बहुत कम लोगों ने डिफॉल्ट किया होगा, तो उस केस में आपके डिफॉल्ट रेट्स विल बी अंडर एस्टिमेटेड। तो आपको एक एडिक्वेट विंडो साइज चूज करना है, आपको एक एडिक्वेट होराइजन लेके चलना है, जिसमें जो बहुत बड़ा भी ना हो, बहुत बड़ा होगा तो डेटा मिलना प्रॉब्लम है, राइट, लेकिन एट द सेम टाइम आपको दिखे जहां पे आपका कर्व फ्लैट हो रहा हो। फ्लैट होने का मतलब है कि मोटा मोटी जिनको डिफॉल्ट करना था वो डिफॉल्ट कर चुके हैं, राइट। जिनको डिफॉल्ट करना था दे हैव ऑलरेडी डिफॉल्टेड। आपको दिख रहा होगा यहाँ कर्व फ्लैट हो रहा है, यहाँ कर्व फ्लैट हो रहा है, यहाँ कर्व फ्लैट हो रहा है। तो जहां पर आपका कर्व फ्लैटिश हो रहा है, इसका मतलब जिनको डिफॉल्ट करना था वो डिफॉल्ट कर दिए। टेक दैट एज योर परफॉर्मेंस विंडो। तो सपोज मैं परफॉर्मेंस विंडो लेके चलता हूं 36 महीनों का, तो मैं क्या बोलूंगा, अकाउंट ओरिजिनेट होने के बाद विद इन 36 मंथ्स अगर कोई भी अकाउंट 90 DPD हुआ, अकाउंट ओरिजिनेट होने के बाद, लोन ओरिजिनेट होने के बाद अगर कोई भी अकाउंट 36 मंथ्स के अंदर 90 DPD हुआ, तो मैं उसको डिफॉल्टर मार्क कर दूंगा। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, राइट। एट्रिशन एनालिसिस में ये सब झमेला नहीं होता, नॉर्मल डेटा साइंस मॉडल्स में ये सब झमेला नहीं होता, जहां पर वाई को टैग करना इज डिफिकल्ट। यहां पर आपका जो वाई है वो डिफाइन करना डिफिकल्ट है कि डिफॉल्टिंग कौन है, जो 90 DPD हो गए, किस टाइम में, 36 मंथ्स के अंदर। क्यों 36 मंथ्स के अंदर? जिनको डिफॉल्ट करना था वो मोटा मोटी 36 मंथ्स में डिफॉल्ट कर दिए। तो आई विल टेक दैट एज द परफॉर्मेंस विंडो, राइट। तो आपके डेटा में आपका एक्स रेडी है, आपका वाई रेडी है, तो क्या आप सीधा मॉडल रन करें? नहीं, आपको बेसिकली डेटा में कुछ एक्सक्लूजन्स करने होंगे। डेटा में आपको कुछ एक्सक्लूजन्स करने होंगे, राइट। उसको बोलते हैं एक्सक्लूजन्स एंड वाटरफॉल एनालिसिस। एक्सक्लूजन्स एंड वाटरफॉल एनालिसिस। जनरली हमारे 3 तरह के एक्सक्लूजन्स होते हैं। वन इज पॉलिसी एक्सक्लूजन्स, वन इज ऑब्जर्वेशन एक्सक्लूजन्स एंड वन इज परफॉर्मेंस एक्सक्लूजन्स, राइट। पॉलिसी, ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस। इसका एग्जांपल देता हूं। सपोज आज तक आप उन लोगों को भी लोन दे रहे थे जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स विद नो इनकम, ठीक है। आज तक आप उन लोगों को भी लोन दे रहे थे जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है,
बट आप डिसाइड करते हो, आप एक पॉलिसी बनाते हो कि फ्यूचर में मैं उन लोगों को लोन नहीं दूंगा जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। दिस इज अ पॉलिसी रूल। तो मेरे पास्ट डेटा में ऐसे लोन्स हैं जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं था, बट फ्यूचर एप्लीकेशंस के टाइम पे मैं उन लोन्स को रिजेक्ट कर दूंगा स्ट्रेट अवे, क्योंकि मेरा पॉलिसी रूल है कि जिनका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है उनको मैं लोन्स नहीं दूंगा। तो क्या मुझे मॉडल में इस तरह के अकाउंट्स को रखना चाहिए? द आंसर इज नो। आप मॉडल किसके लिए बिल्ड करते हो? फ्यूचर के लिए, एप्लीकेशंस के लिए। जब एप्लीकेशन के टाइम पे आप ऐसे लोन्स को इवैल्यूएट ही नहीं करोगे, उनको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दोगे, तो डेवलपमेंट के टाइम पे मैं उनको अपने मॉडल में क्यों इंक्लूड करूं? राइट। मॉडल आप कैसे डेवलप करते हो? जैसे अप्लाई करने वाले हो। सिंस आपका एक नया पॉलिसी रूल आया है कि जो लोन्स का कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं उनको मैं स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है, दीज आर कॉल्ड पॉलिसी रिजेक्ट्स। तो मैं उनको इवैल्यूएट करना ही नहीं चाहूंगा, तो मैं उनके लिए इस मॉडल को यूज ही नहीं करूंगा। तो मैं मॉडल डेवलपमेंट के टाइम पे वो अकाउंट्स को क्यों कंसिडर करूं? मुझे उन अकाउंट्स को हटा देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड पॉलिसी एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं उसको? पॉलिसी एक्सक्लूजन। राइट। उसके बाद है आपका ऑब्जर्वेशन एक्सक्लूजन्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो हिस्टोरिकल डेटा है उसमें आपने कुछ लोन्स अपने स्टाफ को दिया है। नाउ जो स्टाफ है ना, दैट इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ बोरोवर। तो आप उसको करंट मॉडल में मिक्स नहीं करना चाहते, उसको हटाना चाहते हो। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सक्लूजन। ऑब्जर्वेशन एक्सक्लूजन। राइट। या दूसरा एग्जांपल, सपोज आप कुछ सिटीज से एग्जिट कर दिए हो। राइट। आप पहले कुछ सिटीज में प्रेजेंट थे, तो हिस्टोरिकल डेटा में उस सिटीज के लोन्स भी थे, बट आप फ्यूचर में कुछ सिटीज से एग्जिट कर रहे हो या एग्जिट कर चुके हो, वहां पे आप आगे से लोन्स दोगे ही नहीं। तो वहां पे अगर आप आगे से लोन्स दोगे ही नहीं, तो क्या आपको डेटा में उन सिटीज के लोन्स को कंसिडर करना चाहिए? द आंसर इज नो। मॉडल को जैसे अप्लाई करना है वैसे ही आप डेवलप करोगे। राइट। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सक्लूजन। क्या बोला मैंने? एग्जिटेड सिटीज। आप कुछ सिटीज से अगर एग्जिट कर रहे हो, तो सिंस फ्यूचर में उन सिटीज में आप लोन्स दोगे ही नहीं, तो हिस्टोरिकल डेटा में जो लोन्स उन सिटीज को बिलोंग करते हैं वो आपको हटा देने चाहिए। दैट इज अगेन ऑब्जर्वेशन एक्सक्लूजन। राइट। तीसरा है आपका परफॉर्मेंस एक्सक्लूजन। परफॉर्मेंस एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? आप बेसिकली परफॉर्मेंस विंडो में देख रहे हो कौन से अकाउंट्स डिफॉल्ट किए, कौन से डिफॉल्ट नहीं किए, कौन से डिफॉल्ट किए, कौन से डिफॉल्ट नहीं किए। अब सपोज आपको कुछ बोरोवर्स मिले जिसमें फ्रॉड हुआ। राइट। आपके पास कुछ लोन्स है जिसमें परफॉर्मेंस विंडो में आपको पता लगा कि ये बोरोवर जो था वो फ्रॉडुलेंट था। तो आप यहाँ पे फ्रॉड को मॉडल ही नहीं कर रहे हो, तो आप उस तरह के अकाउंट्स को हटा दोगे जहां पर परफॉर्मेंस विंडो में फ्रॉड दिखा आपको। मतलब ये जो बोरोवर था वो फ्रॉडुलेंट बोरोवर था, डिफॉल्टिंग या नॉन डिफॉल्टिंग नहीं, फ्रॉडुलेंट। तो उस केस में आप उन अकाउंट्स को एक्सक्लूड कर दोगे परफॉर्मेंस विंडो में जहां पे आपको फ्रॉड दिखा है। दैट इज परफॉर्मेंस एक्सक्लूजन। या सपोज कुछ अकाउंट्स में बोरोवर का डेथ हो गया, डिसीज्ड अकाउंट्स, बोरोवर का डेथ हो गया इन द परफॉर्मेंस विंडो, लोन ओरिजिनेट करने के बाद बोरोवर का डेथ हो गया, तो वो बहुत स्पेशल तरह का सिचुएशन है। अगेन उसको आप अपने करंट डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट मॉडल में इंक्लूड नहीं करोगे, आप उसको एक्सक्लूड करोगे एज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस एक्सक्लूजन। आप उसको एक्सक्लूड करोगे एज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस एक्सक्लूजन। तो परफॉर्मेंस एक्सक्लूजन में दो एग्जांपल हुए, फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स, आपको परफॉर्मेंस विंडो में पता लगा कि ये अकाउंट में फ्रॉड हुआ है बैंक के साथ। या दूसरा डिसीज्ड अकाउंट्स। डिसीज्ड अकाउंट्स में क्या है? बोरोवर का डेथ हो गया इन द परफॉर्मेंस विंडो। अगेन दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सिचुएशन, तो उसको आप करंट मॉडल में नहीं लेना चाहोगे। करंट मॉडल आपका डिफॉल्टिंग नॉन डिफॉल्टिंग के लिए है, तो आप उन ऑब्जर्वेशंस को एक्सक्लूड कर दोगे। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस एक्सक्लूजन। तो तीन तरह का एक्सक्लूजन्स आप अपने डेटा में करते हो: पॉलिसी एक्सक्लूजन्स, ऑब्जर्वेशन एक्सक्लूजन्स, परफॉर्मेंस एक्सक्लूजन्स। राइट। और यहां मैंने एक वाटरफॉल स्ट्रक्चर बनाया है कि आपके पास 6 लाख अकाउंट थे, पॉलिसी एक्सक्लूजन्स करने के बाद 5,30,000 अकाउंट्स बचे, ऑब्जर्वेशन एक्सक्लूजन करने के बाद 3,28,600 अकाउंट्स बचे, एंड परफॉर्मेंस एक्सक्लूजन के बाद आपके पास 2,95,740 अकाउंट्स बचे। दैट इज कॉल्ड वाटरफॉल। दैट इज कॉल्ड वाटरफॉल। इज दैट क्लियर? तो आप स्ट्रेट अवे पूरे डेटा सेट के ऊपर मॉडल नहीं बनाते, आप जैसे मॉडल को अप्लाई करने वाले हो वैसे ही उसको डेवलप करोगे। दैट इज व्हाई यू हैव टू कंसीडर सम एक्सक्लूजन्स एंड वाटरफॉल्स। राइट। इज दैट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज
क्या आप सभी तरह के बोरोवर्स के लिए एक सिंगल मॉडल डेवलप कर लोगे? क्या आप सभी तरह के बोरोवर्स के लिए एक सिंगल मॉडल डेवलप कर लोगे? द आंसर इज नो। आप अलग अलग तरह के कस्टमर्स के लिए अलग अलग तरह के मॉडल्स बिल्ड करते हो, उसको बोलते हैं सेगमेंटिंग, सेगमेंटेशन। राइट, आप अलग अलग तरह के कस्टमर्स को सेगमेंट करते हो। फॉर एग्जांपल, सेगमेंटेशन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है विच इज कॉल्ड रिलेशनशिप कस्टमर। क्या एक कस्टमर रिलेशनशिप कस्टमर है या एक कस्टमर रिलेशनशिप कस्टमर नहीं है? रिलेशनशिप कस्टमर मतलब आपके पास कोई पर्सन मॉर्गेज लोन लेने आया है, राइट, या ऑटो लोन लेने आया है, बट उसको ऑलरेडी सेविंग्स अकाउंट आपके बैंक के साथ है, उसका ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड आपके बैंक के साथ है, राइट, दैट इज अ रिलेशनशिप कस्टमर। और एक कस्टमर हो गया वो पहली बार आपके बैंक के साथ ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ नॉन रिलेशनशिप कस्टमर। नाउ दोनों के मॉडल्स अलग अलग क्यों बनेंगे? सेगमेंटेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिलेशनशिप कस्टमर्स के लिए आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपके पास उनका ट्रांजैक्शंस का बिहेवियरल डेटा है कि उनका क्या डिपॉजिट्स आया, क्या विड्रॉल्स आया, डिपॉजिट्स कैसे रेट से ग्रो किया, विड्रॉल्स कैसे रेट से ग्रो किया, डिपॉजिट ज्यादा थे विड्रॉल से या डिपॉजिट कम थे, राइट। आपके पास ट्रांजैक्शन बिहेवियर का डेटा है ना, आपके पास सेविंग्स अकाउंट का स्टेटमेंट है उसका। आपके पास अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसने ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट बिहेवियर का डेटा आपके पास है। उसके बेसिस पे आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि उसको लोन देना चाहिए, ऑटो लोन, या नहीं देना चाहिए। तो रिलेशनशिप कस्टमर्स के लिए आपके पास ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। बट जो नॉन रिलेशनशिप कस्टमर है उसके लिए आपके पास एज रहेगा, इनकम रहेगा, एम्प्लॉयमेंट रहेगा, राइट, आपका नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा, नंबर ऑफ इयर्स एट करंट एड्रेस रहेगा, ये सब वेरिएबल्स रहेंगे। आपके पास उस तरह के कस्टमर के लिए ट्रांजैक्शनल बिहेवियर या क्रेडिट कार्ड पेमेंट बिहेवियर का डेटा नहीं है। थोड़ा सा डेटा आपका लूज है एज कंपेयर टू रिलेशनशिप कस्टमर्स, जिसके लिए आपके पास और रिच डेटा है, राइट। तो दोनों कस्टमर्स के लिए आप एक सेम मॉडल यूज ही नहीं कर सकते, आपको अलग अलग तरह के मॉडल्स यूज करने पड़ेंगे बिकॉज दोनों में आपके पास अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन है। दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, कि आप रिलेशनशिप कस्टमर्स के लिए अलग मॉडल डेवलप करोगे, नॉन रिलेशनशिप कस्टमर्स के लिए अलग मॉडल डेवलप करोगे, क्योंकि आपके पास अलग वेरिएबल्स है, अलग इंफॉर्मेशन है दोनों अकाउंट्स के लिए, राइट। तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने हिस्टोरिकल डेटा लिया, उसमें एक्स था, उसमें वाई है, राइट। लेकिन वाई थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको डिफॉल्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। आप डिफॉल्ट्स को डिफाइन किए यूजिंग रोल रेट एनालिसिस, राइट। एंड देन आपको परफॉर्मेंस विंडो भी चूज करना होगा कि 90 डीपीडी में कितने टाइम फ्रेम में चेक करूंगा। तो उसके लिए हमने विंटेज एनालिसिस देखा और हमने चूज किया सपोज 36 मंथ्स, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद हमने बोला कि आप सारे अकाउंट्स के ऊपर स्ट्रेट अवे मॉडल नहीं डेवलप करोगे, आपको कुछ एक्सक्लूजन्स करना पड़ेगा अपने डेटा के अंदर। पॉलिसी एक्सक्लूजन्स, राइट, ऑब्जर्वेशन एक्सक्लूजन्स, परफॉर्मेंस एक्सक्लूजन्स। एंड फिर हमने बोला अगेन आप सब तरह के कस्टमर्स के लिए एक सिंगल मॉडल नहीं डेवलप करोगे, आप सारे कस्टमर्स को ब्रेक करोगे इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, एंड अलग अलग सेगमेंट्स के लिए आपके पास अलग अलग वेरिएबल्स है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के मॉडल बनाने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, राइट। आगे चलते हैं। नाउ हम लोग मॉडल डेवलपमेंट फेज में जाने से पहले डेटा को पार्टीशन करते हैं। डेटा को नॉर्मली आप पार्टीशन करते हो इनटू ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग। ये आप सबने किया होगा डेटा साइंस में, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग, राइट। बट क्रेडिट रिस्क में टेस्टिंग सेट में दो तरह के सेट होते हैं, वन इज आउट ऑफ सैंपल टेस्टिंग एंड वन इज आउट ऑफ टाइम टेस्टिंग। आउट ऑफ सैंपल एंड आउट ऑफ टाइम। आउट ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट, ये आपका जनरली क्रेडिट रिस्क मॉडल्स में ही होता है। आउट ऑफ टाइम क्यों? आज आपने अपने मॉडल में कौन से लोन्स लिए हैं जो 2017 में, 2018 में, 2019 में ओरिजिनेट हुए हैं, राइट। तो आप चेक करना चाहोगे कि जो लोन्स 2020 में ओरिजिनेट हुए हैं क्या ये मॉडल उनके ऊपर वर्क करता है? बिकॉज अलग अलग विंटेजेस में अलग मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस होता है, अलग बोरोवर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आप चेक करना चाहोगे कि जो मॉडल आपने बिल्ड किया है 2017 के, 2018 के, 2019 के बोरोवर्स पे, क्या वो मॉडल वर्क करेगा ऑन लोन्स ओरिजिनेटेड इन 2020? दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ टाइम टेस्टिंग। तो आउट ऑफ टाइम टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका आउट ऑफ टाइम टेस्ट पास हो गया, इसका मतलब आपका मॉडल स्टेबल है और आप उसको यूज कर सकते हो न्यू विंटेजेस के ऊपर भी। अदरवाइज आप न्यू विंटेजेस के ऊपर इस मॉडल को नहीं यूज कर पाओगे, राइट। तो ये हो गया आपका पार्टीशनिंग, ट्रेनिंग,
वैलिडेशन, टेस्टिंग। बट टेस्टिंग में आपका आउट ऑफ सैंपल टेस्टिंग होता है विच इज इन टाइम टेस्टिंग, एंड एक आपका आउट ऑफ टाइम टेस्टिंग होता है जहां पर आप चेक करोगे कि क्या ये मॉडल आपका नया विंटेजेस पे परफॉर्म कर रहा है या परफॉर्म नहीं कर रहा है। दैट इज डेटा पार्टीशनिंग, डेटा पार्टीशनिंग, राइट। आगे चलते हैं। तो डेटा पार्टीशनिंग के बाद नाउ आपके पास जो डेटा होता है ना, राइट, आपके पास जो डेटा होता है क्रेडिट रिस्क में जनरली दैट इज इम्बैलेंस डेटा। मतलब आपको दिखेगा डेटा में जो आपके डिफॉल्टर्स है वो बहुत कम है और आपके जो नॉन डिफॉल्टर्स है वो बहुत ज्यादा है। सपोज आपका डिफॉल्ट रेट है 3%, तो आपके पास 97% अकाउंट्स है जिनका स्टेटस क्या होगा 0, एंड आपके पास 3% अकाउंट्स है जिनका स्टेटस क्या होगा 1। ओनली 3% डिफॉल्टर्स, 97% नॉन डिफॉल्टर्स। दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस्ड डेटा। इम्बैलेंस्ड डेटा में आप मॉडल बिल्ड कर सकते हो बट दैट मॉडल इज नॉट ट्रस्टेबल, वो मॉडल का रिजल्ट स्क्यूड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को बैलेंस करते हैं। डेटा को बैलेंस करने के लिए हम लोग फिक्टिशियसली क्या करेंगे, डिफॉल्ट्स को इंक्रीज करेंगे अपने डेटा में। मतलब जो 3% डिफॉल्टर्स थे ना उसको रेप्लिकेट करते रहेंगे मल्टीपल टाइम्स सो दैट योर डेटा बिकम्स बैलेंस्ड। फॉर एग्जाम्पल आप एक ओवर सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हो, नाम से पता लग रहा है ओवर सैम्पलिंग। मतलब आप फिक्टिशियसली डिफॉल्ट्स को ओवर सैंपल करते रहोगे ताकि आपको दिखे कि डेटा में 30% डिफॉल्टर्स है, 70% नॉन डिफॉल्टर्स है। तो आपका डेटा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। डेटा क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड, राइट। दिस इज कॉल्ड ओवर सैम्पलिंग। बट ओवर सैम्पलिंग तो हर कोई कर लेता है, ठीक है, पाइथन के अंदर, आर के अंदर। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ओवर सैम्पलिंग अगर आप करते हो तो शुरू में मैंने आपको कहा था कि आपका मॉडल का रिजल्ट क्या होगा, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मिलेगा, राइट। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आपका गलत होने वाला है। क्यों? बिकॉज आपने फिक्टिशियसली क्या कर दिया, 3% डिफॉल्ट रेट को 30% कर दिया। तो आपके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट्स आएंगे ना सभी अकाउंट के, वो हायर साइड पे आएंगे, आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा बाद में। तो काफी सारे लोग ये एडजस्टमेंट स्टेप भूल जाते हैं। आपको खाली ओवर सैम्पलिंग या फॉर दैट मैटर अंडर सैम्पलिंग नहीं करना है, आपको बाद में प्रोबेबिलिटीज को भी एडजस्ट करना होगा। कौन सा प्रोबेबिलिटीज, जब हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेते हैं उसके बाद जब मॉडल को रन करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मिलता है। शुरू में बताया था ना, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट गलत होगा अगर आपने डेटा में ओवर सैम्पलिंग किया है या अंडर सैम्पलिंग किया है। तो उस केस में बाद में जाके आपको ये प्रोबेबिलिटीज को भी एडजस्ट करना होगा। इज दैट क्लियर? तो जनरली ये स्टेप कहां करेंगे, ओवर सैम्पलिंग, या आप डेटा पार्टीशनिंग से पहले ही कर लोगे। ये स्टेप आप डेटा पार्टीशनिंग से पहले ही कर लोगे, एंड ओवर सैम्पलिंग करने से आपका प्रोबेबिलिटीज जो है वो गलत आएगा, बाद में उसको करेक्ट करना होगा, राइट। सो दिस कंप्लीट्स योर डेटा प्रिपरेशन फेज। इसके साथ आपका डेटा प्रिपरेशन फेज कंप्लीट हो गया। नाउ किसी के मन में आ रहा होगा कि सर डेटा प्रिपरेशन फेज कैसे कंप्लीट हो गया, आपने मिसिंग वैल्यू, आपने एनकोडिंग, आउटलायर, ये सब का तो बात किया ही नहीं। ये सब हम लोग क्रेडिट रिस्क के अंदर डेवलपमेंट फेज में ही टैकल कर लेंगे। ये हम क्रेडिट रिस्क के अंदर डेवलपमेंट फेज के अंदर ही टैकल कर लेंगे। हमें उसको डेटा प्रिपरेशन में अलग से मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट, आउटलायर इंजीनियरिंग, आपका एनकोडिंग, स्केलिंग, ये सब करने का जरूरत नहीं है, राइट। कैसे करेंगे अभी मैं दिखाने वाला हूं, बट दिस कंप्लीट्स योर डेटा प्रिपरेशन फेज। नाउ नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हमारा जब डेटा रेडी हो जाएगा y को रिग्रेस करेंगे विद x, राइट। जब मेरा डेटा रेडी हो जाएगा मैं y को रिग्रेस करूंगा विद x, राइट। यहां पर आप एज इट इज x के साथ काम नहीं करते। आप क्या करोगे, आप एक टेक्निक यूज करते हो विच इज कॉल्ड बिनिंग, डिस्क्रिटाइजेशन। आप x को बिन्स में कन्वर्ट करोगे। बिन्स का मतलब क्या है, सपोज मेरा x है डेट टू इनकम रेशो, मैं डेट टू इनकम रेशो के साथ काम नहीं करूंगा, मैं उसके अलग अलग ग्रुप्स बनाऊंगा। आई विल कन्वर्ट माई न्यूमेरिकल वैल्यूज इनटू डिस्क्रीट ग्रुप्स। जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा डेट टू इनकम रेशो लेस देन 0.9, डेट टू इनकम रेशो बिटवीन 0.9 टू 1.2, डेट टू इनकम रेशो बिटवीन 1.2 टू 1.9। तो मैं अलग अलग बिन्स क्रिएट करूंगा डेटा में। हर एक बिन में हमें एक मैट्रिक कंप्यूट करना है विच इज कॉल्ड वेट ऑफ एविडेंस, WOE। बात क्या चल रहा है, बात चल रहा है कि हमें मॉडल डेवलप करना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, y को रिग्रेस कर लेते हैं x के साथ, बट यहां मैं y को स्ट्रेट अवे रिग्रेस नहीं करूंगा x के साथ, मैं x के ऊपर एक बिनिंग प्रोसेस लगाऊंगा। मतलब x को कन्वर्ट करूंगा इनटू सम डिस्क्रीट बिन्स।
एंड हर एक बिन्स में मुझे क्या कंप्यूट करना है, वेट ऑफ एविडेंस कंप्यूट करना है। ये वेट ऑफ एविडेंस कैसे निकलता है, बेसिकली हर एक बिन में यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ गुड्स मतलब नॉन डिफॉल्टर्स एंड नंबर ऑफ बैड्स मतलब डिफॉल्टर्स, राइट। आपको हर एक बिन में काउंट करना है नंबर ऑफ गुड्स एंड नंबर ऑफ बैड्स। हिस्टोरिकल डेटा में आप काउंटिंग कर ही सकते हो। फिर आपको कंप्यूट करना है परसेंटेज गुड्स एंड परसेंटेज बैड्स, परसेंटेज गुड्स एंड परसेंटेज बैड्स, राइट। परसेंटेज गुड्स परसेंटेज बैड्स कैसे निकालोगे, गुड्स बाय टोटल गुड्स इन द डेटा, गुड्स मतलब नॉन डिफॉल्टर्स, बैड्स इन दैट बिन बाय टोटल बैड्स इन द डेटा। तो आपके पास परसेंटेज गुड्स आएंगे, परसेंटेज बैड्स आएंगे, उसके बाद आप वेट ऑफ एविडेंस निकालोगे। उसका फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा है, लॉग ऑफ परसेंटेज गुड्स बाय परसेंटेज बैड्स। नाउ सर इसको रीड कैसे करते हैं वेट ऑफ एविडेंस को? इसको रीड ऐसे करना है, अगर किसी बिन में परसेंटेज गुड्स इक्वल टू परसेंटेज बैड्स हुए, किसी बिन में परसेंटेज गुड्स इक्वल टू परसेंटेज बैड्स हुए, तो ये ln ऑफ 1 बन जाएगा। व्हाट इज लॉग ऑफ 1? 0। तो आप वेट ऑफ एविडेंस को रीड करोगे एज क्रेडिट स्कोर्स, वेट ऑफ एविडेंस को रीड करोगे एज क्रेडिट स्कोर्स। तो 0 मतलब 0 क्रेडिट स्कोर, न्यूट्रल क्रेडिट स्कोर। किसी बिन में अगर गुड्स ज्यादा है बैड से, तो आपका ये जो रेशो आएगा, लॉग ऑफ दैट रेशो, दैट विल बी पॉजिटिव, मतलब आपका WOE पॉजिटिव आएगा, मतलब आपका क्रेडिट स्कोर पॉजिटिव आएगा। जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा WOE पॉजिटिव, उन बिन्स में क्या है, आपके परसेंटेज गुड्स इज ग्रेटर देन परसेंटेज बैड्स। तो जब उनका लॉग लोगे आप परसेंटेज गुड्स बाय परसेंटेज बैड्स, तो WOE विल बी पॉजिटिव, मतलब क्रेडिट स्कोर पॉजिटिव आएगा। और आना भी चाहिए, बिकॉज हिस्टोरिकली डेटा सजेस्ट कर रहा है कि जिन बोरोवर्स का डेट टू इनकम रेशो लो है, राइट, जो इन बिन्स में लाई कर रहे हैं, लो डेट टू इनकम रेशो वाले बिन्स, राइट, जिनका डेट टू इनकम रेशो लो है, उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट लो है, बिकॉज गुड्स इज मोर देन बैड्स। डेटा में दिख रहा है मुझे गुड्स इज मोर देन बैड्स, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट लो है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अगर लो है तो क्रेडिट स्कोर हाई होना चाहिए, और मैंने बोला WOE इज लाइक क्रेडिट स्कोर, तो आपका क्रेडिट स्कोर पॉजिटिव आ रहा है। वापिस से, जिन बिन्स में आपके गुड्स इज मोर देन बैड्स, वहां पे आपका WOE पॉजिटिव आएगा, मतलब क्रेडिट स्कोर पॉजिटिव आएगा। एंड इट मेक सेंस, क्रेडिट स्कोर पॉजिटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज डेटा सजेस्ट कर रहा है कि जो बोरोवर्स इन बिन्स में लाई करते हैं उसमें गुड्स होने का चांस इज मोर देन बैड्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट लो है, मतलब क्रेडिट स्कोर हाई है, तो WOE क्या आना चाहिए, हाई आना चाहिए। ठीक है। जिन बिन्स में आपका बैड्स इज मोर देन गुड्स, जिन बिन्स में आपका बैड्स इज मोर देन गुड्स, वहां पे आपका WOE नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आना भी चाहिए, बिकॉज डेटा सजेस्ट करता है कि जिन बोरोवर्स का डेट टू इनकम रेशो हाई है, डेटा में आपको दिख रहा है कि जो बोरोवर इन बिन्स में लाई करता है वहां पे बैड्स होने का चांस इज मोर देन गुड्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हाई है, मतलब क्रेडिट स्कोर लो है, एंड WOE इज लाइक क्रेडिट स्कोर, तो आपका क्रेडिट स्कोर लो आ रहा है, विच इज अ नेगेटिव नंबर, राइट। तो आपको x के साथ काम ही नहीं करना है, आपको x को रिप्लेस करना है विद WOEs, दैट इज वेट ऑफ एविडेंस, एंड यू कैन रीड वेट ऑफ एविडेंस एज क्रेडिट स्कोर्स। क्रेडिट स्कोर्स कैसे निकाल रहे हैं, ln ऑफ परसेंटेज गुड्स बाय परसेंटेज बैड्स, राइट। ऐसे आप सभी वेरिएबल्स के लिए करोगे। आपके डेटा में कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्रेडिट रिस्क में वी कैन हैव अराउंड 100 वेरिएबल्स, 150 वेरिएबल्स। सभी वेरिएबल्स के लिए आपको ये डिस्क्रिटाइजेशन टेक्निक ऑप्ट करना है। अगर आपके पास कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो वहां पर तो ऑटोमेटिकली कैटेगरीज ही आपके ग्रुप्स है, तो हर एक कैटेगरी में आप काउंट करोगे कितने गुड्स है कितने बैड्स है, दैट इज योर डिस्क्रिटाइजेशन स्टेप। बट खाली WOE कंप्यूट करके काम नहीं चलेगा, आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि आपका WOE का ट्रेंड जो है ना वो लॉजिकल होना चाहिए। मतलब यहां पर अगर मैं WOE को प्लॉट कर दूं अगेंस्ट योर बिन्स, तो जो ट्रेंड आना चाहिए ना वो लॉजिकल आना चाहिए। नाउ लॉजिकल ट्रेंड का मतलब क्या है, मेरा जो वेरिएबल है वो है डेट टू इनकम रेशो। अगर डेट टू इनकम रेशो हाई होगा, मतलब इनकम के साथ आपने बहुत सारा डेट ले रखा है, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हाई होगा, आपका क्रेडिट स्कोर लो होना चाहिए, राइट, मतलब आपका WOE लो होना चाहिए, मतलब WOE फॉर डेट इनकम रेशो शुड बी ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स, WOE फॉर डेट इनकम रेशो शुड बी ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स,
अगर ऐसा ट्रेंड मुझे दिख रहा है इट्स फाइन, मेरा ये वेरिएबल सही है। बट बहुत सारे वेरिएबल्स में आपको ऐसा लॉजिकल ट्रेंड नहीं दिखेगा बिकॉज ऑफ सम बायसेस इन द डेटा। तो आपको वहां पे मैन्युअली वो ट्रेंड को करेक्ट करना पड़ेगा। जब हम क्रेडिट रिस्क मॉडल्स बनाते हैं तो हमारा मैक्सिमम टाइम स्पेंड होता है ये बिनिंग करने में एंड ये बिन्स को लॉजिकल करने में, राइट। मैक्सिमम टाइम आपका यहीं पे जाएगा बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। बिकॉज अल्टीमेटली बाद में जाके आप एक्स के साथ काम ही नहीं करने वाले। मतलब किसी बोरोवर का अगर डेट टू इनकम रेशियो 1.2 है तो मैं 1.2 को यूज ही नहीं करूंगा, मैं उसकी जगह उसके WOE की वैल्यू को यूज करूंगा विच इज 1.19, राइट। तो वेट ऑफ एविडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर किसी बोरोवर का डेट टू इनकम रेशियो है 3 तो मैं 3 उसके लिए यूज ही नहीं करूंगा, मैं एक्स को 3 कंसिडर ही नहीं करूंगा, मैं एक्स को कंसिडर करूंगा एज 0.71। तो मुझे ये इंश्योर करना जरूरी है कि वेट ऑफ एविडेंस का जो वैल्यू है, राइट, वो इंट्यूटिव हो, उसका जो ट्रेंड है दैट शुड बी लॉजिकल। फॉर एग्जांपल डेट टू इनकम रेशियो के लिए WOE शुड बी ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स। इज दैट क्लियर? नाउ आप क्या करोगे, हर एक वेरिएबल के लिए WOE कंप्यूट कर लोगे। अब उसके बाद आप एक प्राइमरी वेरिएबल्स चेक करते हो, मतलब आप मोटा मोटी चेक करना चाहोगे कि यार ये 150 वेरिएबल्स में से कौन से वेरिएबल काम के लग रहे हैं, राइट। उसके लिए आप कोरिलेशंस को कंप्यूट कर सकते हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन वैल्यूज विच इज रिलेटेड टू वेट ऑफ एविडेंस, वो कंप्यूट कर सकते हो। या एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है विच इज कॉल्ड वेरिएबल क्लस्टरिंग। वेरिएबल क्लस्टरिंग इज अ वेरी पॉपुलर टेक्निक। वेरिएबल क्लस्टरिंग में क्या होता है, आप सारे वेरिएबल्स को अलग अलग क्लस्टर्स में डालते हो एंड हर एक क्लस्टर में से इंपॉर्टेंट वेरिएबल को चूज करते हो। सारे वेरिएबल्स को अलग अलग क्लस्टर में डालते हो एंड हर एक क्लस्टर में से इंपॉर्टेंट वेरिएबल को चूज करते हो, दैट इज वेरिएबल क्लस्टरिंग। तो वेरिएबल क्लस्टरिंग करके भी आप मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हो कौन से वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है। दिस इज जस्ट अ प्राइमरी वेरिएबल चेक, राइट। कोरिलेशंस के बेसिस पे कर लो, जिन वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन बहुत हाई है उनको रिमूव कर दो। इंफॉर्मेशन वैल्यूज कंप्यूट कर लो विच इज रिलेटेड टू WOE। या आप वेरिएबल क्लस्टरिंग कर सकते हो जहां पर आप अलग अलग क्लस्टर्स बनाओगे, मैंने ऊपर एग्जांपल दिखाया हुआ है, एंड हर एक क्लस्टर में से हम लोग इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को चूज करेंगे, राइट। तो मेरे पास इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स का आइडिया हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल रन करना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटा साइंस में जनरली क्या करते हैं, हम लोग लॉग ऑफ ऑड्स को रिग्रेस करते हैं एक्स के साथ, राइट। यहां पर मैं लॉग ऑफ ऑड्स को रिग्रेस करूंगा वेट ऑफ एविडेंस की वैल्यूज के साथ। मतलब जो एक्स का वैल्यूज है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास बिनिंग है, तो बिन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वेट ऑफ एविडेंस का वैल्यूज है। तो आप एक्स को रिप्लेस कर रहे हो विद द क्रेडिट स्कोर्स, एक्स को रिप्लेस कर रहे हो विद द क्रेडिट स्कोर्स। क्रेडिट स्कोर मैंने नाम दिया है, राइट। एक्चुअल में क्रेडिट स्कोर्स क्या होता है अभी आएगा। तो हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें लॉग ऑड्स मिल जाएगा। लॉग ऑफ ऑड्स, ऑड्स का मतलब क्या होता है, PD बाय 1 माइनस PD, राइट। बैड्स डिवाइड बाय गुड्स, ऑड्स ऑफ बैड्स टू गुड्स, तो ऑड्स इज PD बाय 1 माइनस PD। आप लॉग ऑड्स निकाल लोगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन से, आप एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे लॉग ऑड्स का WOE वैल्यूज के साथ। वो रिलेशनशिप के बेसिस पे आपको लॉग ऑड्स मिलेगा। लॉग ऑड्स से आप ऑड्स निकाल सकते हो एक्सपोनेंट लेके, लॉग ऑफ ऑड्स का अगर एक्सपोनेंट कर लोगे तो ऑड्स आ जाएगा, एंड ऑड्स से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकाल सकते हो। आपका एंड गोल क्या था, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट चाहिए हर एक बोरोवर का। क्या मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मिल रहा है, द आंसर इज यस, राइट। लेकिन यहां पे दो कैच है। नॉर्मली जब मैं डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स करता हूं तो मैं कैसा मॉडल प्रेफर करता हूं, पार्सिमोनियस मॉडल्स, राइट, जिसमें 3-4 वेरिएबल्स हो, मोटा मोटी वो सारे वेरिएशंस को एक्सप्लेन करें। क्रेडिट रिस्क में आप ऐसे नहीं कर सकते, राइट। आपको किसी का लोन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है तो क्या आप 3 वेरिएबल का मॉडल यूज करके किसी का लोन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे, नहीं। यू नीड टू हैव एटलीस्ट 15-16 वेरिएबल्स। आपके पास 15-16 वेरिएबल्स होने चाहिए। ये जो पार्सिमोनियस का ज्ञान है वो डेटा साइंस में वर्क करता है, क्रेडिट रिस्क में वर्क नहीं करेगा। आपको इस मॉडल को बिजनेस में यूज करना है, इसके बेसिस पे लोन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। तो आप प्योरली पार्सिमोनियस मॉडल्स नहीं बना सकते। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप 150 वेरिएबल लो, बट आपको 15-16 वेरिएबल लेने पड़ेंगे ताकि आपका मॉडल स्टेबल रहे, राइट। सेकेंडली, जब आप डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स करते हो तो आप वेरिएबल्स को कैसे चूज करते हो, बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस।
यहां पर खाली स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इज नॉट सफिशिएंट, राइट। यहां पर कई बारी आपको मैन्युअली इंटरवीन करना पड़ेगा एंड बहुत सारे वेरिएबल्स को फोर्सफुली मॉडल के अंदर डालना पड़ेगा, इवन दाउ दे डोंट हैव टू मच स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, राइट। क्योंकि बिजनेस के लिए वो वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपका एक वेरिएबल है लोन टू वैल्यू रेशो। अब लोन टू वैल्यू रेशो आपका स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं आया, बट सबको पता है कि बिजनेस के लिए वो वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है लोन देने के लिए, तो आप उसको फोर्सफुली अपने मॉडल के अंदर इनकॉर्पोरेट करोगे, राइट। दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव रिग्रेशन। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वाइज रिग्रेशन, फॉरवर्ड सिलेक्शन, बैकवर्ड सिलेक्शन, यहां पे दैट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि वो आपको सिर्फ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स देगा। यहां पर आपको मैन्युअली बहुत सारे वेरिएबल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा जो कि शायद स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको इंटरैक्ट करना पड़ता है मॉडल के साथ मैन्युअली, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव रिग्रेशन। तो इंटरैक्टिव रिग्रेशन आपको करना पड़ेगा व्हाइल रनिंग द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। इज दैट क्लियर? ओके, आपके पास क्या आया, आपके पास लॉग ऑड्स आ गया, लॉग ऑड्स से आपने ऑड्स निकाल लिया, ऑड्स से आपने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। नाउ ये जो क्रेडिट मैनेजर्स है ना, इनको प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आता, इनको क्रेडिट स्कोर्स समझ में आते हैं। क्या समझ में आते हैं? क्रेडिट स्कोर्स। तो ये लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू स्कोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट लो है तो क्रेडिट स्कोर्स आर हाई, सपोज 800। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हाई है तो क्रेडिट स्कोर्स लो, सपोज 300। तो आपको दिखता होगा कि फाइको कंपनी, एक्सपीरियन कंपनी, सिबिल, ये अपने स्कोर्स पब्लिश करते हैं। वो लोग स्कोर्स कैसे निकालते हैं? बेस्ड ऑन दिस मॉडल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। आप स्कोर्स निकाल रहे हो, पीडी को मैप कर रहे हो स्कोर्स पे, उसको बोलते क्या? स्केलिंग। क्या बोलते हैं? स्केलिंग। तो स्केलिंग के लिए यहां मैंने एक फंक्शन लिखा है, ऑफसेट प्लस फैक्टर इनटू लॉग ऑफ ऑड्स। ऑफसेट प्लस फैक्टर इनटू लॉग ऑफ ऑड्स। इससे क्या होगा, जिनका लो पीडी है उनका क्रेडिट स्कोर हाई आएगा से 800, जिनका हाई पीडी है उनका क्रेडिट स्कोर लो आएगा से 300। रेंज आपको क्या रखनी है, 300 से 800 रखनी है या 200 से 700 रखनी है, वो आप जो मर्जी डिसाइड कर सकते हो बाय चूजिंग दिस ऑफसेट एंड बाय चूजिंग दिस फैक्टर, कि आपको रेंज क्या रखना है। बट ये आइडियोलॉजी याद रखना कि पीडीज लो है तो क्रेडिट स्कोर्स हाई होंगे, पीडी हाई है तो क्रेडिट स्कोर्स लो होंगे आपके, राइट। दैट इज कॉल्ड स्केलिंग। वेट ऑफ एविडेंस जो है, मैंने बोला था वो क्रेडिट स्कोर जैसा है, एक्चुअल में स्कोर्स यहां पे निकल रहे हैं आपके 300 से लेकर 800। नाउ अल्टीमेटली आप क्या करोगे, आप एक कट ऑफ स्कोर डिसाइड करोगे। कट ऑफ स्कोर डिसाइड करने के लिए आप अपना टॉलरेबल बैड रेट देखोगे, राइट, कि आप कितना बैड रेट टॉलरेट करने को रेडी हो, कितने परसेंटेज डिफॉल्टर्स आप टॉलरेट करने को रेडी हो। आप अपना एक्सेप्टेंस रेट देखोगे कि आपको क्या एक्सेप्टेंस रेट चाहिए, मतलब आप कितने लोन्स को एक्सेप्ट करना चाहते हो। अगर आपके पास 100 एप्लीकेशंस आती हैं तो क्या आप 10% एक्सेप्टेंस रेट रखना चाहते हो या 15% रखना चाहते हो। तो आपका जो टारगेट एक्सेप्टेंस रेट है, आपका जो टारगेट बैड रेट है और प्रॉफिटेबिलिटी, इन सबको देख के आप कट ऑफ डिसाइड करते हो, राइट। सपोज आपने कट ऑफ डिसाइड किया 580। क्या कट ऑफ डिसाइड किया? 580। तो जिन बोरोवर्स का स्कोर 580 के ऊपर है वो नॉन डिफॉल्टिंग बोरोवर्स कंसीडर किए जाएंगे, उनका लोन हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। जिन बोरोवर्स का स्कोर 580 के नीचे है उनको मैं डिफॉल्टिंग बोरोवर्स कंसीडर करूंगा एंड उनका लोन्स मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो 580 के ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आई विल एक्सेप्ट योर लोन, 580 के नीचे अगर आपका स्कोर है आई विल रिजेक्ट योर लोन, राइट। तो मैं एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन कर रहा हूं बाय यूजिंग दिस सिंपलर मॉडल, राइट। सिंपलर लग रहा है बट बहुत सारे स्टेप्स आपको करने पड़े अंदर में। क्या? आपको सबसे पहले डेटा को रेडी करना पड़ा, आपको डिफॉल्ट को डिफाइन करना पड़ा, आपको रोल रेट एनालिसिस करना पड़ा, आपको विंटेज एनालिसिस करना पड़ा, आपको एक्सक्लूजन्स करने पड़े, जैसे कि आपने पॉलिसी एक्सक्लूजन, आपने ऑब्जर्वेशन एक्सक्लूजन, परफॉर्मेंस एक्सक्लूजन्स किया। आप अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग मॉडल्स बिल्ड करोगे, आप इम्बैलेंस डेटा के लिए ओवर सैम्पलिंग करोगे। उसके अलावा आप डेटा को स्प्लिट करोगे, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, टेस्टिंग। टेस्टिंग में आपके दो तरह के सेट बनेंगे, आउट ऑफ टाइम टेस्ट एंड आपका आउट ऑफ सैंपल टेस्ट, राइट। उसके बाद आप एक्स के साथ काम नहीं कर रहे, एक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो टू डब्ल्यूओई बाय यूजिंग बिनिंग। बिनिंग को कोर्स फाइनिंग भी बोलते हैं, राइट। डब्ल्यूओई की वैल्यूज निकाल रहे हो, आपको इंश्योर करना है आपके बिन्स लॉजिकल हो एंड जो डब्ल्यूओई का ट्रेंड है दैट शुड बी लॉजिकल,
राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, वेरिएबल चेकिंग करोगे, आप इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करोगे थ्रू इंफॉर्मेशन वैल्यू, थ्रू वेरिएबल क्लस्टरिंग। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन कर रहे हो, उससे आपको ऑड्स मिलेगा, ऑड्स से प्रोबेबिलिटी मिलेगा, बट प्रोबेबिलिटी क्रेडिट मैनेजर को समझ में नहीं आता, उनको स्कोर्स समझ में आते हैं, तो आप इसको स्कोर्स में ट्रांसफॉर्म करोगे बाय यूजिंग दिस स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, राइट। तो आपके पास क्रेडिट स्कोर्स आ गए, एंड देन स्कोर्स के बेसिस पे आप क्या करोगे, आप एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन करोगे, एक कट ऑफ स्कोर आप डिसाइड करोगे बेस्ड ऑन योर टारगेट बैड रेट, बेस्ड ऑन योर टारगेट एक्सेप्टेंस रेट, एंड बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। जिनका स्कोर कट ऑफ के ऊपर होगा उनका लोन आप एक्सेप्ट कर लोगे, जिनका स्कोर कट ऑफ के नीचे होगा उनका लोन आप रिजेक्ट कर दोगे, राइट। नॉर्मली अगर हम मशीन लर्निंग कर रहे होते हैं, डेटा साइंस कर रहे होते, हमारा मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता, मतलब डेवलपमेंट फेज कंप्लीट हो जाता और हम लोग वैलिडेशन में चले जाते, बट क्रेडिट रिस्क में द मॉडल इज स्टिल नॉट कंप्लीट। क्यों, आपने ऊपर में जो ये डेटा लिया था वो कौन से लोन्स का डेटा था, एक्सेप्टेड लोन्स का। कौन से लोन्स का, एक्सेप्टेड लोन्स का डेटा। आप ये मॉडल को यूज करोगे फ्यूचर में लोन्स को एक्सेप्ट करने के लिए भी, लोन्स को रिजेक्ट करने के लिए भी, बट मॉडल आपने डेवलप किस पे किया, जो लोन्स पास्ट में आपने एक्सेप्ट किया, मतलब आपने एक्सेप्ट किया, कुछ उसमें से गुड्स हुए, कुछ उसमें से बैड्स हुए, बट आपने एक्सेप्टेड लोन्स के ऊपर मॉडल बनाया, बट मॉडल को यूज करोगे एक्सेप्ट के लिए भी, रिजेक्ट के लिए भी। तो इसका मतलब आपने जो मॉडल डेवलपमेंट किया, जिस डेटा पे किया, उसमें बायस है, कि आप उसको बिल्ड कर रहे हो सिर्फ एक्सेप्टेड लोन्स पे, बट उसको अप्लाई करोगे एक्सेप्ट के लिए भी, रिजेक्ट के लिए भी। तो आपको रिजेक्टेड लोन्स को भी कंसिडर करना होगा। आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई होंगी, आपने उनको रिजेक्ट किया होगा, राइट। वो डेटा तो आपके पास होगा ही ना, तो आपको क्या करना है, वो रिजेक्टेड लोन्स का डेटा भी लेके आना है, राइट। नाउ रिजेक्टेड लोन्स में आपके पास स्टेटस नहीं है कि वो लोग डिफॉल्ट किए कि डिफॉल्ट नहीं किए, क्योंकि आपने उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। बट आपको ये मॉडल बिल्ड करने के लिए तो क्या करना पड़ता है, आपको गुड बैड स्टेटस चाहिए, 1-0 का स्टेटस कॉलम चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक्सेप्टेड लोन्स के ऊपर एक मॉडल बिल्ड करते हो, आप एक स्कोर कार्ड बिल्ड करोगे, जो भी हमने एक्सरसाइज किया दैट इज कॉल्ड स्कोर कार्ड। उसके बाद मैं वो स्कोर कार्ड को यूज करके रिजेक्टेड लोन्स को स्कोर करूंगा, और रिजेक्टेड लोन्स में इन्फर करूंगा गुड और बैड स्टेटस। इन्फर करूंगा मतलब मुझे पता नहीं है, मैं स्कोर कार्ड को देख के इन्फर करूंगा कि अगर ये स्कोर कार्ड यूज होता तो उस केस में किन लोन्स को हम लोग गुड स्टेटस बोलते हैं, किन लोन्स को हम लोग बैड स्टेटस बोलते हैं। तो दैट इज इन्फर्ड गुड, इन्फर्ड बैड। तो मेरे पास अगर 10,000 एप्लीकेशंस थी, मैं 7,000 लोन्स को एक्सेप्ट करता हूं जिनका स्कोर कट ऑफ के ऊपर रहा होगा, मैं 3,000 लोन्स को रिजेक्ट करता हूं। तो पहले मैं 7,000 लोन्स के ऊपर मॉडल बनाऊंगा, उसमें से सपोज आपका गुड आया 6650, बैड आया 350, मतलब आपका बैड रेट है कितना, 5%। अब आप क्या करोगे, अब आप रिजेक्टेड लोन्स को भी लेके आओगे डेटा में। पहले आपको एक्सेप्टेड लोन्स पे स्कोर कार्ड को बिल्ड करके ये रिजेक्टेड लोन्स में गुड बैड का स्टेटस टैग करना है, दैट इज कॉल्ड इन्फर्ड गुड। बिकॉज मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअल में गुड है कि बैड है, मैं एक स्कोर कार्ड को देख के उनको इवेल्युएट कर रहा हूं कि ये गुड होता, ये बैड होता अगर इनको लोन दिया होता तो इन्फर्ड गुड, इन्फर्ड बैड। एंड ऑब्वियसली अगर मेरे एक्सेप्टेड लोन्स में बैड रेट इज 5%, तो मेरे रिजेक्टेड लोन्स में बैड रेट बहुत हाई आएगा, 50% आएगा ना। देन आप ये दोनों एक्सेप्टेड लोन्स और रिजेक्टेड लोन्स को साथ में लेके एक पूरा मॉडल वापस से बिल्ड करोगे, राइट। दैट इज कॉल्ड रिजेक्ट इन्फ्रेंसिंग, दैट इज कॉल्ड रिजेक्ट इन्फ्रेंसिंग। उसका फायदा क्या होगा, आपके जो अच्छे बोरोवर्स है ना, उनका क्रेडिट स्कोर और अच्छा हो जाएगा और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके डेटा में से बायस हट गया। आपके जो खराब बोरोवर्स हैं उनका क्रेडिट स्कोर और कम हो जाएगा। कैसे होगा मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, बिकॉज मैं टेक्निक्स पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट होगा क्या, अच्छे बोरोवर्स का क्रेडिट स्कोर और इंक्रीज हो जाएगा, खराब बोरोवर्स का क्रेडिट स्कोर डिक्रीज हो जाएगा। तो उस कारण से विद सेम नंबर ऑफ एक्सेप्ट आपका बैड रेट विल गो डाउन फ्रॉम 5% टू से 2%। आपका बैड रेट कम हो जाएगा, बिकॉज आपके जो अच्छे बोरोवर्स हैं उनका क्रेडिट स्कोर विल इंक्रीज, तो वो गुड बोरोवर्स होंगे, राइट। एंड जो आपके खराब बोरोवर्स हैं उनका क्रेडिट स्कोर विल डिक्रीज। तो उस केस में विद सेम नंबर ऑफ एक्सेप्ट्स
you will have lower bad rate, say 2% rather than 5%. तो रिजेक्ट इन्फ्रेंसिंग बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। अरे ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक नहीं है, इट इज अ टेक्निक टू मेक मोर मनी विथ सेम नंबर ऑफ एक्सेप्ट्स। अगर आपका बैड रेट कम हो रहा है तो बैंक और पैसा कमाएगा ना। वो पहले भी 7,000 लोन्स एक्सेप्ट कर रहा था, आज भी 7,000 लोन्स एक्सेप्ट कर रहा है, बट अब आपका डिफॉल्ट रेट कम हो गया। सो दिस इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, दिस इज अ मनी मेकिंग प्रोसेस। तो रिजेक्ट इन्फ्रेंसिंग किया जाता है टू मेक मोर मनी, इट इज नॉट डन टू कंप्लाई विद सम स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स। इज दैट क्लियर? तो रिजेक्ट इन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या है, आप एक्सेप्टेड लोन्स रिजेक्टेड लोन्स दोनों को साथ में देख के पूरा स्कोर कार्ड वापस से बिल्ड करोगे, एंड देन जो आपका फाइनल स्कोर कार्ड बनेगा, दैट इज द मॉडल वी आर गोइंग टू यूज, राइट? तो आपका मॉडल डेवलपमेंट फेज यहां पे कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करोगे, मॉडल को वैलिडेट करोगे। हम लोग क्रेडिट रिस्क मॉडल्स को 3 फ्रंट्स पे वैलिडेट करते हैं। हम लोग क्रेडिट रिस्क मॉडल्स को 3 फ्रंट्स पे वैलिडेट करते हैं। वन इज डिस्क्रिमिनेटरी पावर, क्या मॉडल गुड बोरोवर्स और बैड बोरोवर्स को ठीक से डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है? कैसे चेक करेंगे? उसके लिए बहुत सारे मैट्रिक्स है, आपने कभी ना कभी यूज किया होगा, केएस कर्व्स, आरओसी कर्व, जीनी कोएफिशिएंट, राइट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, वो सब आप देख सकते हो, राइट? लॉजिक क्या है कि जो अच्छे बोरोवर्स हैं उनका स्कोर हायर आना चाहिए, जो खराब बोरोवर्स हैं उनका स्कोर लोअर आना चाहिए। अगर ऐसा हो पा रहा है तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो बिटवीन द गुड बोरोवर्स एंड द बैड बोरोवर्स, दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी पावर। आप खाली डिस्क्रिमिनेटरी पावर नहीं चेक करोगे, आप ये भी चेक करोगे आपका जो पीडी का वैल्यूज आया वो करेक्ट है कि नहीं। मतलब सपोज आपका मॉडल जो है वो खराब बोरोवर्स को हायर पीडी देता है एंड अच्छे बोरोवर्स को लोअर पीडी देता है, दैट्स फाइन, दैट्स गुड। इसका मतलब आपके मॉडल में रिस्क रैंकिंग है, दैट इज कॉल्ड रिस्क रैंकिंग। मतलब आप ठीक से रैंकिंग कर पा रहे हो बेस्ड ऑन रिस्क। जिसका पीडी हाई है वो खराब बोरोवर है, जिसका पीडी लो है वो अच्छा बोरोवर है, ऐसा दिख रहा है आपके डेटा में। बट पीडी का जो लेवल है, पीडी का जो वैल्यू है वो भी करेक्ट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन एक्यूरेसी। आप ये तो कर रहे हो कि खराब बोरोवर का पीडी 90% आता है, अच्छे बोरोवर का पीडी 30% आता है, बट क्या वो 30% और 90% वैल्यूज करेक्ट है? वो वैल्यूज भी आपको चेक करना होगा, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन एक्यूरेसी, जहां पर आप पीडीज को कंपेयर करते हो विद द ऑब्जर्व नंबर्स। और अगर वो सही नहीं है, अगर वो सही नहीं है तो आपको अपने कर्व को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काफी जगह पे हम लोग ये पीडी के लेवल्स को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करना है, तो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन करने के लिए आप एक कंपोनेंट लेके चलते हो पीडी, राइट? तो पीडी का अगर नंबर गलत होगा तो आपका इंटरेस्ट रेट सही से कंप्यूट नहीं होगा। तीसरा है आपका स्टेबिलिटी। आपको चेक करना है क्या आपका बोरोवर जो है जिसके ऊपर आप मॉडल को अप्लाई करने वाले हो वो स्टेबल है कि नहीं। मतलब आपने मॉडल डेवलप किया था एक सर्टेन सेट ऑफ बोरोवर्स के ऊपर, बोरोवर के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आज सेम है जब आप मॉडल को अप्लाई कर रहे हो, तब तो आप उसी मॉडल को यूज कर सकते हो। अगर बोरोवर के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो चुके हैं तो एक मॉडल जो आपने दूसरे सेट ऑफ बोरोवर्स पे डेवलप किया था जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग थे, मतलब जिसका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, एज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब अलग था, क्या उस मॉडल को यूज करके आप करंट बोरोवर्स पे अप्लाई कर सकते हो? द आंसर इज नो। तो आपके बोरोवर कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करने चाहिए। अगर डेवलपमेंट के टाइम पे आपके बोरोवर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट थे, डिफरेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, इन दैट केस यू कैन नॉट रीयूज दैट मॉडल, you have to rebuild the model or you have to adjust the model, right? That is called stability check. तो आप चेक कर रहे हो आपके borrower characteristics जो है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है देन आपका स्टेबिलिटी टेस्ट पास हो जाएगा एंड आप उसी मॉडल को यूज कर सकते हो। अगर सेम नहीं है तो आपका स्टेबिलिटी टेस्ट फेल हो जाएगा एंड उस केस में आपको मॉडल को ठीक करना पड़ेगा या रीबिल्ड करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कौन सा मेट्रिक यूज कर रहे हैं? पॉपुलेशन स्टेबिलिटी इंडेक्स, पीएसआई, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी इंडेक्स। कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस भी यूज करते हैं, बहुत सारे वैलिडेशन टेस्ट होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट है आपका बेंचमार्किंग। हम लोग ना देखो क्रेडिट रिस्क में कभी भी हाईफाई मॉडल्स नहीं यूज करते। हम लोग कभी भी न्यूरल नेटवर्क या रैंडम फॉरेस्ट, डीप लर्निंग ये सब जनरली नहीं यूज करेंगे, बिकॉज क्रेडिट मैनेजर को सिंपल मॉडल चाहिए जो कि इंट्यूटिव हो, जिसका इंटरप्रिटेशन सिंपल हो, जो कि व्हाइट बॉक्स हो, ब्लैक बॉक्स ना हो। ये जो न्यूरल नेटवर्क है, डीप लर्निंग है, दीज आर ब्लैक बॉक्स मॉडल्स। वो जनरली हम लोग प्रेफर नहीं करते बिजनेस यूज के लिए। बट हम लोग एक बारी वो मशीन लर्निंग मॉडल्स को रन करके चेक करेंगे क्या एक्यूरेसी आता है, क्या आरओसी कर्व आता है, क्या डिस्क्रिमिनेटरी पार आता है। अगर मॉडल में बहुत ज्यादा लिफ्ट आ रहा है
बाय यूजिंग एमएल मॉडल्स, तो इसका मतलब आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तब आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मॉडल में बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं आ रहा, मतलब यहां पर मैंने 4-5 मशीन लर्निंग मॉडल्स भी ट्राई किए, जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट, जैसे कि डीप लर्निंग, जैसे कि बूस्टिंग, बहुत सारे मॉडल्स ट्राई किए। अगर मुझे बहुत सारा लिफ्ट में इंक्रीज दिख रहा है, इसका मतलब आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन ठीक नहीं है, आपको उसको इंप्रूव करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ही लिफ्ट दिख रहा है, तो उस केस में आई विल स्टिक विद लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्यों? बिकॉज मुझे सिंपल मॉडल्स चाहिए, मुझे व्हाइट बॉक्स यूज करना है जिसका इंटरप्रिटेशन ईजी हो। बिकॉज बिजनेस मैनेजर्स को लॉजिस्टिक रिग्रेशन इजीली समझ में आता है, उनको डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क ये सब समझ में नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड बेंचमार्किंग। तो आप बेंचमार्क कर रहे हो अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को अगेंस्ट मशीन लर्निंग मॉडल्स। अगर आपके मॉडल में लिफ्ट थोड़ा सा ही है तो आप अपने मॉडल के साथ स्टिक कीजिए। अगर मॉडल में लिफ्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब मशीन लर्निंग कुछ अच्छा कर रहा है जो आप नहीं कर पा रहे, तो आपको अपने मॉडल को रीइवैल्यूएट करना होगा। आपको वापस से चेक करना होगा कि आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन करेक्ट है कि नहीं है। That is again part of validation exercise. नेक्स्ट, लास्ट, अब आप क्या करोगे? मॉडल को डिप्लॉय करोगे, उसको बिजनेस में यूज करना शुरू करोगे। जब आप डिप्लॉय करते हो तो आप टाइम टू टाइम मॉडल को मॉनिटर भी करते हो कि आपका मॉडल सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। मॉनिटरिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है स्कोर कार्ड्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड ओवरराइड रिपोर्ट्स। दैट इज कॉल्ड ओवरराइड रिपोर्ट। ओवरराइड रिपोर्ट में क्या होता है? ओवरराइड का मतलब है मैनुअली रिवर्स करना डिसीजन को। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या बोला था कि जिन बोरोवर्स का स्कोर कट ऑफ के ऊपर आएगा मैं उनका लोन एक्सेप्ट करूंगा। सपोज जो क्रेडिट मैनेजर है वो मैनुअली इस डिसीजन को रिवर्स कर रहा है और लोन्स को रिजेक्ट कर रहा है कट ऑफ के ऊपर। दैट इज कॉल्ड हाई साइड ओवरराइड। हाई साइड ओवरराइड, राइट। सिमिलरली आपने क्या डिसाइड किया था कि जिन बोरोवर्स का स्कोर कट ऑफ के नीचे होगा उनका लोन्स मैं रिजेक्ट करूंगा, बट क्रेडिट मैनेजर कुछ लोन्स को एक्सेप्ट कर रहा है बिलो द कट ऑफ, below the cutoff, तो that is called low side override। that is called low side override। तो अगर आपके मॉडल में ओवरराइड्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आपके मॉडल के साथ कोई प्रॉब्लम है। आप टाइम टू टाइम मॉनिटर कर रहे हो और आप देख रहे हो बहुत सारे ओवरराइड्स अगर हो रहे हैं, इसका मतलब क्रेडिट मैनेजर को मैनुअली इंटरवीन करके मॉडल के रिजल्ट को रिवर्स करना पड़ रहा है। इसका मतलब आपका स्कोर कार्ड सही नहीं है, आपको स्कोर कार्ड को रीबिल्ड करना चाहिए। या आपको ये देखना चाहिए कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको देख के क्रेडिट मैनेजर डिसीजन को रिवर्स कर रहा है, उसको अपने स्कोर कार्ड में इनकॉर्पोरेट कर दो ना। तो ओवरराइड्स आपके कम से कम होने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द स्कोर कार्ड्स। उस केस में आपको स्कोर कार्ड्स को वापस से करेक्ट करना चाहिए, राइट। तो ये आपका हो गया मॉनिटरिंग। तो स्टार्टेड विद डेटा प्रेपरेशन, वहां से हम लोग मूव किए किसके ऊपर? मॉडल डेवलपमेंट के ऊपर। वहां से मूव किए मॉडल वैलिडेशन के ऊपर, एंड वहां से मूव किए मॉडल मॉनिटरिंग के ऊपर। नाउ मैंने जो आपको ये मॉडल का वॉक थ्रू दिया, ठीक है, ऑब्वियसली वो थीमेटिक वॉक थ्रू था, राइट। प्रैक्टिकली जब हम इसको करते हैं तो हम लोग पूरे डेटा में उसको इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सेप्ट डेटा के ऊपर मॉडल, राइट। वेट ऑफ एविडेंसेस हम लोग निकालते हैं हर एक वेरिएबल के लिए, उसका ट्रेंड हम लोग लॉजिकल करते हैं। यहाँ पर लॉजिकल बिनिंग हमने किया है ताकि हमारे ट्रेंड्स लॉजिकल आए, राइट। उसके अलावा हम लोग रिजेक्ट इन्फ्रेंसिंग करते हैं। रिजेक्ट इन्फ्रेंसिंग करने के बाद हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा, पूरे डेटा के ऊपर वापस से वेट ऑफ एविडेंस निकालेंगे, वापस से मॉडल रन करेंगे। तो जब मॉडल रन करेंगे तो हमें एक स्वैप सेट एनालिसिस करना है जो कि शो करेगा विद हायर नंबर ऑफ एक्सेप्टेंसेस। 673 से एक्सेप्टेंसेस 763 हो गया और आपके बैड रेट्स हैव गॉन डाउन। तो यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है। रिजेक्ट इन्फ्रेंसिंग में यू आर अर्निंग मनी, with same number of accept you are lowering your bad rate। तो ये आप करोगे, वापस से पूरा मॉडल बिल्ड करोगे, एंड अल्टीमेटली यू विल चूज अ कट ऑफ। कट ऑफ आप कैसे चूज करोगे? बेस्ड ऑन बैड रेट, बेस्ड ऑन टारगेट एक्सेप्टेंस रेट, एंड बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। सो दिस विल कंप्लीट योर स्कोर कार्ड। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्लाइड, यहाँ पे क्या लिखा है? वी हैव टू यूज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस टू गेट बिजनेस ऑप्टिमल रिजल्ट्स। डोंट थिंक कि डेटा साइंस और क्रेडिट रिस्क डिट्टो सेम है। नो डाउट आप स्टैटिस्टिकल प्रोसेस यूज कर रहे हो, बट यहां पर आपको बिजनेस ऑप्टिमल रिजल्ट्स चाहिए, राइट। यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, आप एक एक बोरोवर को 2-2 करोड़ का लोन दे रहे हो बाय यूजिंग दिस स्कोर कार्ड। तो उस केस में यू हैव टू इंश्योर कि आपका जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है उससे आपको बिजनेस ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिले, राइट। तो ये मेरा वॉक थ्रू था आज के सेमिनार का। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूं हमारे कोर्स के बारे में। मेरा एक कोर्स है
दैट इज बूट कैंप इन क्रेडिट रिस्क। 150 आवर्स का कोर्स है। उसका सिलेबस करिकुलम मैं वॉक थ्रू दे रहा हूं आपको। हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं डेटा प्रिपरेशन, राइट। उसमें सारा मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट, कैटेगोरिकल एनकोडिंग, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस, आउटलायर इंजीनियरिंग, स्केलिंग, सब कुछ आता है। मैंने उसका नाम दिया मेंटोस। क्या नाम दिया? मेंटोस, राइट। उसके अलावा हम लोग स्कोर कार्ड्स सीखते हैं। मैंने आज जो आपको एग्जांपल दिया वो एप्लीकेशन स्कोर कार्ड का एग्जांपल था। हमारे पास बिहेवियरल स्कोर कार्ड्स भी होते हैं। तो एप्लीकेशन स्कोर कार्ड, बिहेवियरल स्कोर कार्ड, और एक एक स्टेप के ऊपर आपको डिक करना होता है यूजिंग रियल डेटा, राइट। यहां तो मैंने आपको थीमेटिक ओवरव्यू दिया आज, बट अल्टीमेटली जब आप रियल डेटा पे काम करोगे तो आप एक एक स्टेप को डेटा के ऊपर परफॉर्म करोगे। एप्लीकेशन स्कोर कार्ड भी, बिहेवियरल स्कोर कार्ड भी, राइट। डायरेक्टली आप लॉसेस को मॉडल कर सकते हो यूजिंग विंटेज एनालिसिस, फ्लो रेट अप्रोच, या आप लॉसेस को तोड़ सकते हो इनटू पीडी, एलजीडी, ईएडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। तो बाजल के लिए पीडी मॉडल्स कवर्ड है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, पीडी विद एंड विदाउट क्योर, राइट। आपको क्योर को भी कंसिडर करना होता है कि एक अकाउंट क्योर होगा मतलब सुधर जाएगा, डिफॉल्ट में जाने के बाद वापिस से नॉन डिफॉल्टिंग हो जाएगा। एक फेमस अप्रोच होता है वेसिसेक अप्रोच, राइट। बाजल के अंदर वो डिस्कस करेंगे। एलजीडी के अंदर वी डिस्कस टॉबिट रिग्रेशन, बीटा रिग्रेशन, फ्रैक्शनल लॉजिक रिग्रेशन। एलजीडी सिक्योर्ड लोन्स का अलग होता है, अनसिक्योर्ड लोन्स का अलग होता है, बिकॉज सिक्योर्ड लोन्स में कोलैटरल होता है, कोलैटरल को आप बेचते हो। अनसिक्योर्ड लोन्स में कोई कोलैटरल नहीं होता। बाजल के अंदर भी डिस्कस ईएडी। ईएडी हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन फिक्स्ड होराइजन, वेरिएबल होराइजन, कोहर्ट अप्रोच। ये तीन फेमस अप्रोचेस हैं। ईएडी अलग तरीके से निकलता है क्रेडिट कार्ड्स का, टर्म लोन्स का अलग तरीके से निकलेगा। बाजल के अंदर एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच होता है जहां पे रिस्क वेटेड एसेट्स का कैलकुलेशंस होता है, वो हम डिस्कस करते हैं कोर्स के अंदर। सो दिस कंप्लीट्स योर बाजल। बाजल के बाद यू हैव आईएफआरएस 9। आईएफआरएस 9 अभी नया रेगुलेशन आया है। उसमें स्टेजिंग क्राइटेरिया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, कैसे हम पॉइंट इन टाइम पीडी निकालेंगे। बाजल में थ्रू द साइकिल पीडी होता है, यहां पर पॉइंट इन टाइम पीडी निकालते हैं यूजिंग जी स्कोर एंड कैलिब्रेशन टेक्निक्स। फिर आपको लाइफ टाइम पीडी निकालना होता है, यहां पर आप 1 साल का पीडी निकालते हो, वहां आप लाइफ टाइम का पीडी निकालते हो यूजिंग बाइनोमियल एंड क्रेडिट डेटीरियोरेशन अप्रोच। फिर सिमिलरली आप पॉइंट इन टाइम एलजीडी निकालते हो, उसके लिए एक फेमस अप्रोच है जैकब फ्राई अप्रोच। आप पॉइंट इन टाइम सीसीएफ निकालते हो फॉर बोथ डिफॉल्टेड एंड नॉन डिफॉल्टेड लोन्स। आपको प्री पेमेंट मॉडलिंग भी करनी होती है। मॉर्गेज लोन वगैरह में लोग बहुत ज्यादा प्री पे करते हैं, तो प्री पेमेंट मॉडलिंग कैसे होता है वो भी आपको आना चाहिए। एंड आईएफआरएस का जो यूएस वर्जन है दैट इज कॉल्ड सीईसीएल स्टैंडर्ड्स। सीईसीएल में अलग तरह के मॉडल्स है, डिस्क्रीट टाइम हैजार्ड मॉडल, ओपन पूल मेथड, वॉर्म मॉडल, विंटेज एनालिसिस, वो हम डिस्कस करते हैं, राइट। उसके अलावा एक्चुअरी से भी बहुत सारे मॉडल्स क्रेडिट रिस्क के अंदर आए हैं। एक्चुरियल क्रेडिट रिस्क मॉडल्स, सर्वाइवल एनालिसिस, एज पीरियड कोहर्ट एनालिसिस। आईएफआरएस 9 के मॉडल्स हम लोग रिटेल बुक के लिए भी देखेंगे, होलसेल बुक के लिए भी देखेंगे। होलसेल मॉडल्स में एक फेमस अप्रोच है ट्रांजिशन मैट्रिक्स अप्रोच। उसमें हम लोग ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं यूजिंग ड्यूरेशन एंड कोहर्ट अप्रोच। फिर आईएफआरएस 9 में होलसेल मॉडल्स को कैसे वैलिडेट करते हैं वो भी सीखेंगे। काफी जगह पे आपके पोर्टफोलियोज में नंबर ऑफ डिफॉल्ट्स बहुत लो होते हैं, तो लो डिफॉल्ट पोर्टफोलियोज को कैसे हैंडल करना है उसके लिए कुछ फेमस अप्रोचेस हैं, बेजियन अप्रोच, प्लूटो टाशे अप्रोच। ये आपका आईएफआरएस 9 कंप्लीट करेगा। देन हमारा स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में आपको रिग्रेशन और टाइम सीरीज के कंसेप्ट आने चाहिए, ठीक है। स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए वी हैव सीकार एंड पीपीएनआर मॉडल्स, एंड वो मॉडल्स को आपको वैलिडेट करना होता है इंक्लूडिंग 9 क्वार्टर बैक टेस्टिंग। देन आप सारे तरह के मॉडल्स, बाजल, आईएफआरएस 9, स्ट्रेस टेस्टिंग, उनको वैलिडेट करते हो। डिस्क्रिमिनेटरी पावर, कैलिब्रेशन एक्यूरेसी, मॉडल स्टेबिलिटी। देन मॉडल वैलिडेशन के लिए स्टैंडर्ड है SR 711, वो आपको आना चाहिए। SR 11.7 है शायद, राइट, SR 11.7, राइट। उसके अलावा मॉडल वैलिडेशन में आपका एक कंसेप्ट होता है मार्जिन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अगर आपका मॉडल सही नहीं है, आपको लग रहा है कि वो गलत हो सकता है, तो आपको एक कंजर्वेटिज्म ऐड करना है मॉडल के अंदर, मार्जिन ऑफ कंजर्वेटिज्म। देन आप लोन्स को प्राइस कैसे करते हो यूजिंग रैरोक कंसेप्ट, वो भी हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा आपके स्पेशल तरह के मॉडल होते हैं फॉर बिग कॉर्पोरेट्स जो कि लिस्टेड कंपनीज होती हैं, वहां पर आप मर्टन मॉडल यूज कर सकते हो, क्रेडिट प्लस मॉडल यूज कर सकते हो, क्रेडिट मैट्रिक्स यूज कर सकते हो, क्रेडिट पोर्टफोलियो व्यू मॉडल यूज कर सकते हो। मशीन लर्निंग का फ्लेवर भी रहेगा, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग,
एंड लास्ट में वी हैव सम एडवांस्ड इकोनोमेट्रिक स्टफ, उसमें बेजियन रिग्रेशन मॉडल आता है, काल्मैन रिग्रेशन आता है, रिजाइम स्विचिंग रिग्रेशन आता है। सारे मॉडल्स को हम लोग कैसे कवर करेंगे, आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। ड्यूरेशन प्रोग्राम का 150 आवर्स है, राइट। डिलीवरी, इस तरह के प्रोग्राम टोटली लाइव पॉसिबल नहीं है, या यहाँ पे बैच सिस्टम पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे ज्वाइन करते हैं, राइट। सो वी हैव सेल्फ पेस्ड प्लस लाइव सेशंस विच टेक प्लेस एवरी संडे, राइट। सेल्फ पेस्ड प्लस लाइव सेशंस विच टेक प्लेस एवरी संडे। तो मैं आपको अपने पोर्टल का एक्सेस दिखा रहा हूं, सेल्फ पेस्ड। आपको इस तरह का एक पोर्टल मिलेगा जिसमें सारे आपको क्लासेस दिखेंगे, यहाँ पर उसके क्लास नोट्स दिखेंगे, सारे वर्कबुक्स आपको दिखेंगे। सपोज बाजल में जाते हैं, ये सारे वीडियोस आपको दिखेंगे, आपको क्लास नोट्स दिखेंगे, वर्कबुक्स दिखेंगे, राइट। तो वीडियोस का ड्यूरेशन आप देख सकते हो, 2 घंटे, 1 घंटा 40 मिनट, 2 घंटे 8 मिनट, 2 घंटे 16 मिनट, ऐसे वीडियोस है। IFRS 9, स्ट्रेस टेस्टिंग, और ये वीडियोस हमारा लास्ट ईयर ही रिकॉर्ड हुआ है, मतलब अगस्त में स्टार्ट हुआ था, अगस्त से लेकर अभी तक जो वीडियोस रिकॉर्डेड है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। होलसेल मॉडल्स, लो डिफॉल्ट पोर्टफोलियोज, एग्रीगेट मॉडल्स, एक्चुरियल मॉडल्स, इकोनोमेट्रिक्स में पूरा रिग्रेशन, क्लास नोट्स, वर्कबुक्स, टाइम सीरीज, क्लास नोट्स, वर्कबुक्स, सब वहां पे अटैच्ड है। तो सेल्फ पेस्ड क्लासेस है, प्लस हर संडे हमारा लाइव सेशन भी होगा, दैट इज 11 to 2 p.m, 11 a.m. to 2 p.m, दैट इज द मोड ऑफ डिलीवरी, राइट। सॉफ्टवेयर इस कोर्स में हम लोग एक्सेल एंड पाइथन यूज करते हैं, तो पाइथन के प्राइमर सेशंस भी हमने प्रोवाइड किए यहाँ पर, पाइथन बेसिक्स उसकी भी क्लासेस है, एंड स्टार्ट्स यूजिंग पाइथन भी है। आगे का पाइथन का स्टफ अभी होने वाला है, तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आप उसको लाइव भी अटेंड कर सकते हो। तो हमारे पास बेसिकली एक गाइड है, मैं आपको शो कर दे रहा हूं, उसमें आप सारे मॉडल्स को चेक कर सकते हो कि एक्सेल में क्या क्या मॉडल्स हमने दिखाए हैं एंड टू एंड। ये गाइड को अगर आप देखोगे, आपको सारे मॉडल का एक पिक्टोरियल व्यू मिल जाएगा, ठीक है। 160 पेजेस का गाइड है, जितने मॉडल्स हमने दिखाए हैं कोर्स के अंदर, वो सारे मॉडल्स का पिक्टोरियल व्यू आपको इस गाइड के अंदर मिलेगा, राइट। और हमारी पाइथन फाइल्स, मेरी पाइथन फाइल्स रेडी हो गई हैं, एंड टू एंड हमने पाइथन मॉडल्स शो करने हैं इस कोर्स के अंदर। होलसेल पीडी मॉडल, ठीक है, सी कार स्ट्रेस टेस्टिंग, बिहेवियरल स्कोर कार्ड, एंड टू एंड पूरा हम लोग मॉडल बिल्ड करेंगे पाइथन के अंदर, और हम लोग कंफर्म भी करेंगे विद द रिजल्ट्स इन एक्सेल। काफी सारे लोगों को लगता है कि सीधा पाइथन में काम कर लो तो इजी अंडरस्टैंडिंग होगा, एक्चुअल में नहीं होता। आपको रिजल्ट को मैच करना चाहिए विद एक्सेल, क्योंकि एक्सेल में आपको खुल के पूरा रिजल्ट दिख रहा है, उसके बाद पाइथन में उसको रेप्लिकेट करोगे ना, तो आपको मजा आ जाएगा कि हाँ, मुझे एंड टू एंड क्लैरिटी हो गया, ओपन अप करके मैंने देख लिया एक्सेल में क्या हो रहा है और पाइथन में उसको कैसे कर रहे हैं। तो सारे मॉडल्स में हम लोग रिजल्ट एग्जैक्टली मैच करते हैं इन पाइथन एंड एक्सेल। वो मेरा स्टाइल है, वो मेरा फिलॉसफी है, उसके अलावा मैं नहीं करूंगा पाइथन, क्योंकि मेरे को ऊपर ऊपर से करने का मन नहीं है, राइट। तो ये सारे जो मॉडल्स हैं वो एग्जैक्टली एक्सेल में किए हुए हैं, एक्सेल में सिखाए हुए हैं, उसका सेम पाइथन फाइल है यहाँ पर। जैसे सीकार का मॉडल है, तो सीकार का सेम हमने एक्सेल वर्जन यहाँ पे रखा हुआ है, एक्सेल का क्लास भी लिया हुआ है, ताकि आपको एंड टू एंड समझ में आए। सीकार फ्रेमवर्क, क्लास नोट्स, एंड सीकार फ्रेमवर्क वर्कबुक्स, राइट। स्ट्रेस टेस्टिंग, VCM, मैक्रो स्ट्रेस टेस्टिंग। तो उस केस में वी हैव टू मैच द रिजल्ट्स ऑफ एक्सेल एंड पाइथन, राइट। प्राइमर्स पाइथन के हैं जैसे मैंने बोला, एंड कुछ स्टैट्स के प्राइमर है। डाउट्स के लिए व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। डी फॉरम हमारा एक डेडिकेटेड डाउट्स का फॉरम है, उस पर पूछ सकते हो, या 1-to-1 जूम भी आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ ओकेजनली। प्लेसमेंट सपोर्ट अवेलेबल है बैंक्स के अंदर, कंसल्टिंग के अंदर, रेटिंग एजेंसीज के अंदर। सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा बाय पिच टू टेल्स, उसके लिए आपको सारा असाइनमेंट कंप्लीट करना है, एंड आपको एंड में एक MCQ एग्जाम होता है, उसको पास करना है। एवरेज स्टार्टिंग पैकेज हमारे स्टूडेंट्स का क्या रहा है, इट हैज बीन बिटवीन 8 to 15 lakhs। फ्रेशर का बोल रहा हूं, सपोज किसी पर्सन ने FRM कर रखा है, CFA कर रखा है, CA कर रखा है, या कोई और अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो इस सर्टिफिकेशन के बाद आपका एवरेज स्टार्टिंग पैकेज है 8 to 15 lakhs, ये रेंज है, विद गुड प्रोफाइल्स। एंड हाईएस्ट पैकेज एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन का, हमारे जो स्टूडेंट्स है उसमें गया 62 lakhs का, राइट। और मेरे पास पूरे रिकॉर्ड्स है उसको वैलिडेट करने के लिए। फीस हमारे कोर्स का 40,000 है फॉर 1 year एक्सेस, एंड 48,000 है फॉर लाइफ टाइम एक्सेस। EMIs में हम लोग पेमेंट्स अलाउ नहीं करते, बट अभी जो लोग सेमिनार में अटेंड किए हैं उनको हम लोग EMIs में अलाउ करेंगे। दे कैन पे इन 2 parts टिल 31st में इफ दे वांट टू रजिस्टर। टिल 31st में इफ यू वांट टू रजिस्टर, यू कैन पे इन 2 parts, one now and one after 1 month. That is the offer I am giving over here in this seminar. एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है उसके अलावा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा ऑफिस का नंबर है।
8697869786 और मेरा पर्सनल नंबर है 9780564549। राइट, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ पे एड्रेस कर दिए। आपको कुछ डेमोज देखने हैं तो यूट्यूब पे मेरा बहुत सारा वीडियोस डला हुआ है, ठीक है, क्रेडिट रिस्क का बहुत सारा वीडियोस डला हुआ है, आप जाके डेमोज को देख सकते हो। और उसके अलावा अगर आप इस गाइड को वॉक थ्रू करोगे जो मैंने आपको दिखाया, तो आपको सारे मॉडल्स का आइडिया हो जाएगा ए टू जी कि हमने कौन कौन से मॉडल्स इस कोर्स में सिखा रखे हैं, और सारे प्रैक्टिशनर लेवल के मॉडल है, कोई भी एकेडमिक मॉडल्स नहीं है। राइट, तो इसके साथ मैं वेबिनार को खत्म करूंगा। अब मैं आप सबके क्वेश्चंस लूंगा, तो लेट मी क्लोज द रिकॉर्डिंग एंड लेट मी टेक इंडिविजुअल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू।